के, हवा के साथ झूम के, हाँ गोल गोल घूम के। यूं ऐसे मुस्कुराई है ये सुबह जो आई है। यूं गुनगुना रही है वो, सबको जगा रही है वो, हाँ फूल लेके चोंच में जो चिड़िया चहचहाई है। खुली 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 है ओस में धुली धुली, जरा जरा चुलबुली शरारतों में है गुली, सुबह जो आई है। अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। क्या हाल है, कैसे हैं आप लोग, कैसी गुजरी आपकी ज़िंदगी। मैं ना अक्सर एक बात सोचती हूँ, जब मैं छोटी होती थी तो मेरी अम्मी कहती थी, हाँ हाँ क्यों रो रही हो, किस बात पे रो रही हो, इतना नहीं रोया करो, शक्ल ऐसी हो जाती है। मुझे समझ नहीं आती थी उस वक्त कि अम्मी बचपन में क्यों कहा करती थी कि अगर मैं रोती शक्ल रखूँगी तो क्या मेरी शक्ल रोती हो जाएगी। उस वक्त तो मुझे समझ नहीं आया, लेकिन जब शऊर आया और हमने रिसर्चेस की तो पता चला कि अगर आप परेशान होते हैं, अगर आप टेंस्ड होते हैं, अगर आप टेंशन में होते हैं, सो वो सारी जो बॉडी की चीज़ें हैं वो आपकी शक्ल पे आ जाती है, आपकी खूबसूरती इफ़ेक्ट होती है। आप तब क्यों कहते हैं, आजकल लोग कहते हैं कि अगर शादी के 25-30 सालों बाद भी जो बीवी है वो खूबसूरत नज़र आ रही है तो उसका मतलब है उसके मियाँ ने उसको बहुत अच्छे से रखा, यानी सारा क्रेडिट मियाँ के हवाले कर देते। क्यों? क्योंकि एक्चुअल टेंशन, स्पेशली जब ज़िंदगी में प्रैक्टिकल लाइफ में आप आते हैं तो आपके जो साथ रहने वाले हैं, स्पेशली आपके स्पाउसेस, अगर आप जवान हैं तो उसका क्रेडिट उनको इसलिए मिल जाता है कि उन्होंने आपको टेंशन नहीं दी हुई है। क्योंकि अगर ज़िंदगी में आप टेंशन लेते हैं, उस स्ट्रेस और टेंशन की वजह से खूनी दबाव बढ़ता है, जिससे आपके चेहरे का रंग मुतासिर होता है, मुरझा जाता है। वो कहते हैं ना कि ब्लड प्रेशर बढ़ता है, या मतलब बहुत सारे और नुकसानात आपकी बॉडी ऑर्गन्स को होते हैं। और अगर आप खुश होते हैं अंदर से तो वो फ्रेशनेस, चाहे आपके नकूश कैसे भी हो, रंगत कैसी भी हो, वो फ्रेशनेस ना वो चेहरे पर झलकती है, खिला खिला चेहरा नज़र आता है, बहुत ज़्यादा बुढ़ापा नहीं लगता, आँखों के गिर्द हल्के नहीं होते, वक्त से पहले फाइन लाइंस, झुर्रियाँ, ये सब पैदा नहीं होती। सो इसलिए तभी तो कहते हैं कि एक कान से सुनो दूसरे कान से निकाल दो, परेशानियां नहीं लिया करो। बहुत सारे लोग जो सेंसिटिव होते हैं उनके साथ बहुत प्रॉब्लम होती है। हमने अक्सर प्रोग्राम्स किए कि एक तरफ जो है वो एक खुशहाल सेलिब्रिटी गेस्ट जो अपने आप को आपका ख्याल रखती है, मेंटेनेंस में बहुत तवज्जो देती है, वो बैठी हैं, और दूसरी तरफ उन्हीं की हम उम्र एक ऐसी खातून बैठी हैं जो बहुत खाती हैं, जो अपना ख्याल नहीं रखती हैं, जिन्होंने ज़िंदगी को बस ऐसे ही गुजार दिया उसके किसी मोटिवेशन के, किसी एम्बिशन के बगैर, तो वो उनसे 10-15 साल बड़ी उम्र की लग रही होती है। सो इसीलिए कहते हैं कि कम फिक्र किया करो। लेकिन कभी कभार ज़िंदगी में कुछ चीज़ों के लिए फ़िक्र करना ज़रूरी है, जैसे हाँ बच्चों की परवरिश, पैसों का हिसाब किताब, और साथ साथ अपने वज़न को लेकर अगर आप सेंसिबल होंगे और समझदारी से खाएं पिएंगे तो यकीन जाने आप अपने आप को 10-15 साल पीछे यानी कि छोटा दिखा पाएंगे। और खूबसूरती की ये कोई अलामत नहीं है छोटा दिखना। आप कहते हैं एज के साथ ग्रेसफुली एज करें, मतलब जैसी भी आपकी एज है, मगर आपको अपने वज़न को चेक रखना बहुत ज़रूरी है। वो कहते हैं ना, बहुत सारे लोगों से मैंने अलग अलग बातें सुनी, अरे भाई हम तो खाते पीते लोग हैं, हमारा ताल्लुक़ तो खाते पीते घराने से है, और हमारे यहाँ तो बहुत टेंडेंसी है, हम तो पानी भी पीते हैं तो हमें लग जाता है। सो बहुत सारे लोग, जिम जाती हो, टाइम कैसे निकालती हो, मेरे पास तो सर खुजाने का टाइम नहीं है। आप ये नहीं सोच रही हैं कि आप टाइम से पहले घुटने लेकर बिस्तर पे पड़ जाएंगी, और वही टाइम
की जिसकी आप चोरी कर रही हैं कि भाई टाइम नहीं है हमारे पास, हम जिम कहाँ से जाएं, हम कहाँ से वॉक करें, हम कहाँ से एक्सरसाइज करें, ये सारी चीज़ें बाद में आपको एक पछतावा, एक रिग्रेट देंगी। सो इसीलिए अगर वक्त नहीं गुजरा है या गुजर भी गया है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आप लर्न कर सकते हैं। अब हमारी एक्साइटेड कौम के पास जब रमज़ान आता है तो बजाय इसके वो सोचने के कि ये इबादत का महीना है, ये एक ऐसी प्रैक्टिस है साइंटिफिक और लॉजिकल जो रिलीजन ने आपको दी है कि जब आपने अपनी बॉडी को थोड़ा सा रेस्ट देना है, जो आपकी बॉडी के ऑर्गन्स काम करते हैं आपकी डाइजेस्ट करने में खाना, उनको थोड़ा सा रिलैक्स करना है, थोड़ा डिटॉक्स करना है, तो आप ये भूल जाते हैं। आप कहते हैं ओहो ले आओ बेसन, ले आओ पकौड़े, ले आओ समोसे, ये फ्राइड आइटम खा लो, बस ज़िंदगी फिर ना मिलेगी दोबारा। और उसके बाद जब रमज़ान और ईद ख़त्म हो जाते हैं, हाँ भाई हम 3 दिन और बस कर लें, फिर उसके बाद कभी ख़त्म होता नहीं है, क्योंकि ईद के बाद भी इतनी सारी दावतें आती हैं वीकेंड्स पे कि अब इस वक्त मैं बहुत सारे लोगों को सर के बाल खींचते हुए देख रही हूँ कि इतना वज़न बढ़ा लिया, और जिन लोगों ने रमज़ान में वज़न घटाया वो फ्लॉन्ट कर रहे होते हैं, ये देखो हमारी स्किन कितनी अच्छी हो गई, हमारे बाल कितने डिटॉक्स हो गया। सो आज मैं उन लोगों को झंझोड़ने के लिए ये शो लेकर आई हूँ कि रमज़ान के बाद, ईद के बाद जिन्होंने वज़न बढ़ा लिया है, बस अब जाग जाएं, अब उठ जाएं, बहुत होगी गैस। चलें अब ज़िंदगी के बारे में सोचते हैं, अपनी सेहत के बारे में सोचते हैं, और वज़न को हेल्दी तरीके से घटाने के बारे में सोचते हैं, और कुछ प्रैक्टिसेस अपनी ज़िंदगी में शामिल रखते हैं कि ये रमज़ान आपको कुछ सिखा के गया हो बहुत सारी और अच्छी चीज़ों के साथ। तो एक छोटे से ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। अगर आप वो जो ढीठ वज़न है जो बढ़ा चुके हैं उसको घटाना चाहते हैं तो आज का शो ज़रूर देखिए। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। बहुत सारे लोग अभी टीवी के आगे बैठे होंगे कि काश हम अपना वेट कंट्रोल करने की बातें सुनकर ही अपना वेट कंट्रोल कर सकते, काश कोई ऐसा मैजिक होता, और ये तो हो ही नहीं सकता। जो लोग कर लेते हैं उनके लिए बड़ा आसान होता है, हम तो नहीं छोड़ सकते बिरयानी, हम तो नहीं छोड़ सकते फलानी चीज़, और हम कैसे वज़न कम करें। तो मेरे पास यहाँ 2 ऐसी एग्जाम्पल्स मौजूद हैं, 2 क्या बल्कि 3 ऐसी एग्जाम्पल्स मौजूद हैं जिन्होंने अपने ढीठ वेट से फाइट की और एक हेल्दी वेट की तरफ अपने आप को लेकर आई, जिसकी वजह से और ज़्यादा खूबसूरत ये लोग लगती हैं। एक तरफ मेरे बैठी हैं जी नवीन नकवी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक। नवीन को हमने वो बिल्कुल दुबला पतला तब देखा है जब वो शुरू में आई थी, उसके बाद आपका वेट बढ़ गया था नवीन। जी जी करेक्ट, हाँ बढ़ गया। और फिर अब आज उसकी दास्तान पूरी सुनाएंगी नवीन। दूसरी तरफ मेरे हैं जी अरीबा तिरमिजी, जो हम सोच ही नहीं सकते कि ये भी कभी ओबीस हो सकती थी। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी? मैं आपको जब से हमने देखा आप दुबली पतली लंबी, मतलब कोई सोच नहीं सकता कि हाँ अरीबा की कहानी जब हम सुनाएंगे आज के, ये भी ओबीस हो सकती है। एग्जैक्टली अभी आप देखेंगे आपको पता लगेगा। और एक पर्सनालिटी को मैंने खुद देखा है कि प्रेगनेंसी में उन्होंने अच्छा खासा वेट गेन किया, और उसके बाद मेरी आंखों के सामने देखते देखते फिर वैसी हो गई शादी से पहले वाली मनता तरीन, मेरी गुरु, मेरी कोच, मेरी लाइफस्टाइल, फिटनेस, पता नहीं क्या क्या। मैं तो हर चीज़ का मैसेज इन पे, बस शादी की जो चलाने की चीज़ें हैं वो नहीं पूछती, बाकी पूरी जिंदगी चलाने की चीज़ें मैं इनसे ही पूछ रही हूँ। उसमें मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ। उसमें मैं एक्सपर्ट हूँ। मनता तरीन हमारे साथ, वेलनेस स्टाइल एंड वेलनेस बोल की कोच। बट ये एक चीज़ मैं भी कहना चाहूँगी कि इट्स 50% द कोच एंड 50% योर ट्रेनी। और निदा की डेडिकेशन, निदा की कमिटमेंट, आई एम सो प्राउड ऑफ हर एज हर कोच। आई एम प्राउड टू बी हर कोच बिकॉज इसकी एक एक पिक्चर, एक एक सवाल ऑन पॉइंट होता है। कोई वो रिपीट अपने सवाल नहीं करती हैं, बिल्कुल सही क्वेश्चंस पूछती हैं, और ऐसे क्वेश्चंस पूछती हैं जिनको जवाब देने में इंसान को मज़ा आए। मतलब वो रिडंडेंट नहीं है क्वेश्चंस। सो निदा, इट इज़ यू हैव डन अ
fabulous job. Thank you, And you Mamta. are in the action stage. If you look at it in the coaching technical jargon, you're actually in the action stage, and your commitment, salute. थैंक यू 7 kgs जब से मैं मंतहा के पास गई हूँ 7 to 8 kgs मैंने लाइक वेइंग मशीन पे अगर आप देखते हैं तो लूज किया, और इंचेस तो माशाल्लाह मेरे कपड़े जो है पुराने वाले वो काफ़ी ढीले हो गए, मुझे बहुत सारी चीज़ें अपनी चेंज करनी पड़ी हैं। Yes, हाँ, जो अब नई especially- शॉपिंग करनी पड़ी है उन चीज़ों बहुत डिफरेंस और विद हेल्दी फूड, कोई बॉडी में पेन नहीं खाने छोड़ने की वजह से, वो सारी चीज़ें मैं ये मंतहा आज मैं कहती हूँ ना कि कन्फेस करना चाहूँगी कि जो भी आपके खाने वाने खाए हैं कोई बॉडी में पेन नहीं तो अक्सर मैं जब एक्सरसाइज करती थी तो मेरे घुटनों में कुछ अरसे बाद दर्द शुरू हो जाता था और मैं एक्सरसाइज छोड़ देती थी। अब मैं माशाल्लाह जनवरी से हूँ आपके पास एंड दिस इज अप्रैल, एंड ऑफ अप्रैल, and we are working legs mashallah every time. Yes. And your posture, everything is just correct, and I'm so proud ke we are on point. अभी तो on हम a lot of दुपट्टे और things. कमीज शलवार में होते, जब हम वो पहनते हैं ना जब जिम के कपड़े, तो मेरे मियाँ जो बिल्कुल कंजूस है तारीफ करने में, वो भी कहने लगा है कि फ़र्क पड़ा, अल्लाह करे बस ये ऐसे ही रहे। और ये भी हाँ, अल्लाह का शुक्र, ये सबसे मज़ा ये आ रहा है। ये सो भाई मेरी जर्नी तो ऑन स्क्रीन होती है, तो जब आपको रोज़ कोई देख रहा होता है ना तो शायद इतना पता लगता है, कभी नहीं लगता, वो लोगों को एक आदत सी हो जाती है जब आप रोज़ देख रहे होते हैं But किसी- numbers don't lie. हाँ. Yeah. Inches and weighing scale. हाँ. Weighing scale तो छोड़ दो, मतलब कि मैं तो कहती hूँ कि weighing scale को देखो ही नहीं after the age of 30. That's so true. मैं भी weighing scale हाँ. के ऊपर नहीं जाती, मैं बिल्कुल इंचेस पे जाती हूँ। कोई चीज़, because you see हार्मोनल चेंजेस होते हैं, सीजनल चेंजेस होते हैं, वाटर रिटेंशन होता है, all the time you can't keep track of your follicle cycle. 2 weeks में ब्लोटिंग होती है, पीरियड्स के एक वीक पहले आपकी बॉडी में चेंजेस आना शुरू हो जाते हैं, तो यू कैन नॉट कीप ट्रैक ऑफ ऑल दैट। द बेस्ट वे इज़ टू कीप ट्रैक ऑफ योर ड्रेस साइज को देखें कि अभी अगर आप मीडियम हैं, कुछ अरसे के बाद स्मॉल हो गई, तो दैट मीन्स दैट यू मेकिंग अ डिफरेंस। So you know I have to tell you कि रमज़ान के दौरान जो मैंने एक तो मैं वर्कआउट करती रही थ्रू आउट रमज़ान, और फिर उसके अलावा कब करती थी आप, रोजे से पहले के रोजे के बाद? रोजे से पहले। ओके, हाँ. रोजे के दौरान? रोजे के दौरान, हाँ. और उसमें फिर उसके फ़ौरन बाद इफ्तार जब करें तो आई फील कि इट बर्न्स इमीडिएटली, स्पेशली अगर आप इफ्तार में वो फ्राइड चीज़ें ना खा रहे हो। हाँ. प्रोटीन्स मैंने खाए, Yes. सैलड्स मैंने खाए। Yes. तो मुझे तो मैंने अभी उससे- आपको आते ही कहा कि जब आप रमज़ान में मेरे पास आई थी और अब मैं मुझे बाकायदा मैं देख सकती हूँ डिफरेंस। हाँ, my face is Yes. slimmer और बॉडी भी एक ड्रेस साइज मेरा कम हो गया है। ग्रेट। हाँ, So this is what we need to keep track of, your Yeah. inches and your dress size. हाँ. If that is going down, you are on the right track. Forget about the weighing scale. Weighing scale lies after 35. हाँ, You know, and you cannot keep track of it all the time. After 50 I have to tell you, especially मनता उर्दू जब उर्दू ज़्यादा उर्दू हाँ. सारे लोग समझ सकते हैं। मतलब 50 के बाद हाँ. खास तौर से जब मेनोपॉज आता है तो उस वक्त आपकी एपेटाइट बहुत बढ़ती है, Yes. तो फिर आपको पता नहीं चलता कि आप इतना खा रहे हैं उसका क्या इफेक्ट होगा। तो वो मेरे साथ हुआ, तो मैंने जो वेट जैसे आपने बताया कि मैंने गेन किया था वो मेनोपॉज के दौरान मेरे साथ हुआ है। तो उसमें हार्मोनल चेंजेस की जो आपने जैसे बात की, तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा हुआ। एस्ट्रोजन लेवल्स अप एंड डाउन जब होते हैं ना, हाँ. उस वक्त आपका नेचुरली वेट गेन भी होता है, एंड देन आल्सो योर मूड स्विंग्स, हाँ. ऑल ऑफ दैट इज बिकॉज मनता अभी 2-4 दिन पहले मेरे पास गज़ल सिद्दीक आई थी, जो कि जब मैंने उनको देखा था जब वो मारवी में आई थी, वो तब से लेकर अब तक वैसी की वैसी हैं, उनके अंदर बॉडी में कोई चेंजेस नहीं आए, उम्र ने उनका कुछ नहीं बिगाड़ा। वो मुझे ये बता रही थी, वो बहुत रिसर्चेस पढ़ती रहती हैं, कहने लगी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग तुम्हें पता है क्यों इतनी हिट है, क्योंकि आप कहते हैं कि जब आपकी एज बढ़ती है तो आपका मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, तो जब स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हैं आप अपने मसल्स, जब आपके मसल्स थोड़े टूटते हैं और जब उनको दोबारा बनना होता है तो वो आपके फैट को मतलब कैलोरीज जो है वो आपकी लेते हैं, जो आपके डीट फैट होता है वो निकलता है, तो उसकी वजह से आपका मेटाबॉलिज्म फास्ट होता है। तो कहती है वो आपके हाथ में है। तो क्या ये स्टडी सही है? ये बिल्कुल स्ट्रेंथ ठीक है। ट्रेनिंग जब हम कर रहे होते हैं, देखिए स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, वेट लिफ्टिंग, वेट्स उठाना, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग विथ बैंड्स, रेजिस्टेंट बैंड्स, देखिए इट्स जस्ट नॉट अबाउट कि आप अपना वेट लॉस करें।
फिर वो स्किन सैगी हो जाती है। और अगर आप हार्मोनल चेंजेस के बाद आपकी स्किन और ज़्यादा सैगी होना शुरू हो जाती है। पर अगर आप वेट लिफ्टिंग कर रहे होते हो, आपका मसल फॉर्मेशन, मसल फाइबर्स पूरे स्ट्रॉन्ग होते हैं, मेटाबॉलिज्म इंक्रीज होता है और टाइटनेस बढ़ती है। ठीक है, जैसे हाथ नहीं लटक जाते हैं वेट लॉस करने के बाद, थाइज लटक जाते हैं। हमने देखा होगा कि बहुत सारे लोग जो गैस्ट्रिक बाईपासेस करते हैं या कोई गैस्ट्रिक बैंडिंग भी कहते हैं, बैंडिंग भी कहते हैं, सर्जरीज कराते हैं। और आजकल जो ओलंपिक पे हैं उनका जो बेसिकली वेट लॉस तो हो जाता है, बट दे आर लुकिंग एज, बुड्ढे, पतले बुड्ढे। हाँ, रिंकल्स, कोलेजन लॉस हो जाता है, स्किन सैगी। वैसे जैसे करण जौहर का ओलंपिक फेस है ना, आजकल सब देख रहे हैं, इतना वो पतला और सब उसको कह रहे हैं ओलंपिक फेस। हाँ, बट ही इज नॉट लुकिंग गुड। there's some loss, like like collagen loss, और यहाँ से he's looking a little bit like more, so his skin is also, skin उनकी सैग कर गई है। जो पहले थोड़ा सा यंग लगते थे, वेट तो था पर लेकिन he was bubbly and जो उनकी पर्सनालिटी थी। सो ये जो आर्टिफिशियल वेज ऑफ वेट लॉस से बेहतर यही है कि हम देखो, मेहनत कहीं भी रायगा नहीं जाती। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में मेहनत है, बट उसको हमें बैलेंस भी करना है, कार्डियो के साथ भी, फ्लेक्सिबिलिटी के साथ भी। सिर्फ स्ट्रेंथ करते रहोगे तो फिर बल्कनेस भी आ जाती है। अच्छा, ये जो आजकल नैड ड्रिप्स लग रही हैं, या नैड के NAD कुछ स्लिमिंग ड्रिप्स, ये इनके बारे में भी बताएं। हम यहाँ से शुरू करके फिर आएंगे आप लोगों की जर्नी की तरफ कि भाई रियल तरीके से भी आप अपना वेट लॉस कर सकते हैं। ये जो डिप्स लग रही है, स्लिमिंग ड्रिप्स, इनके बारे में बताइए, क्या चीज़ है? ओके, दीज आर मेटाबॉलिक बूस्टर्स। ओके, सो बहुत दफ़ा ये होता है कि ये तो या तो कुछ में आपके एपेटाइट सप्रेसेंट्स हैं कि भूख आपको लगना बंद हो जाए। ठीक है, भूख अगर इट्स लाइक कि आप जो है वो पानी एक फिल्टर के सैंड बॉक्स से निकाल रहे हो, थोड़ा पानी निकले, उसी तरीके से आपका मेटाबॉलिज्म जो है वो स्लो हो जाता है। आप हल्के से जो है वो खाना आपको डाइजेस्ट होता है, आपको भूख ही नहीं लगती। फिर जब आप उन ड्रिप्स को जब आप छोड़ते हो, आप इट्स लाइक अ ब्लास्ट। आपके ग्लैंड्स जो है जैसे थायराइड ग्लैंड्स, जाहिर है आप उसको जो है एपेटाइट को सप्रेस करोगे तो आपका थायराइड ग्लैंड जो है या तो ओवर फंक्शन करेगा या अंडर एक्ट आपने छेड़ा, ठीक है, आपने उसको छेड़ा, आपको थायराइड प्रॉब्लम्स हो गए, आपको अदर हार्मोनल इश्यूज हो जाते हैं, आपको जो है ना वो एकदम से आपका वेट गेन हो जाता है छोड़ने के बाद। क्योंकि आपका वो फर्नेस की तरह बॉडी हो जाती है कि वापस ऊपर आ गया। यो-यो नहीं होता जो यो-यो डाइट कहते हैं, क्योंकि यहाँ से आपने सप्रेस किया है ना, ब्रेन से आपने एपेटाइट को सप्रेस किया, आपने बॉडी की नीड को सप्रेस नहीं किया है। तो जब आप उसको छोड़ते हो तो ब्रेन फिर ओवर रिएक्ट करता है, वो इट्स रिएक्टिंग टू द सप्रेशन यू हैव डन, तो वो बार बार आपसे और मांगता है। इट रिक्वायर्स मोर न्यूट्रिशन, इट रिक्वायर्स मोर फूड। तो एनीथिंग मैं कहूँगी जो आर्टिफिशियल है उससे दूर ही रहें। अपना वेट गेन या लॉस इस तरीके से करें जैसे मेहनत से करें। ठीक है, अच्छा, अब हम इनकी मेहनत सुनते हैं ज़रा। आपने, नवीन, मैं आपसे पूछूं तो आपने ज़िंदगी में आपके वेट गेन हुआ, लूज़ हुआ, तो आपने क्या क्या किया अपने वेट को मेंटेन करने के लिए? अच्छा, मैं तो मॉडल होती थी ना, तो मैं हमेशा से डाइट के ऊपर मेरा कंट्रोल रहा है, बट आई वाज स्वीट टू, तो मुझे मीठा खाने का बहुत शौक है। अच्छा। हाँ, तो उसकी वजह से मेरी थोड़ी वेट में फ्लक्चुएशन होती थी, मगर मैंने थ्रू आउट जो है ना एक्सरसाइज रखी है। अच्छा। सिर्फ ये जो मेरा पोर्शन है जो 50 साल के बाद का जो है, जिसमें कि मेनोपॉज के दौरान एक तो भूख बहुत बढ़ी, दूसरा कि अक्सर जो है ना जब मेनोपॉजल ख़वातीन जो होती हैं उनको थायराइड के इश्यूज होते हैं। तो वो मुझे हुआ, मेरा लो एक्टिंग थायराइड है, हाइपोथायराइड जो कहलाता है, तो उसके लिए मैं मेडिकेशन पे हूँ। तो ये कुछ, और एक मैं मूड स्टेबलाइज़र पे भी हूँ, क्योंकि मेनोपॉज के दौरान डिप्रेशन भी होता है। तो उसको मेंटल हेल्थ, क्योंकि मैं कनाडा में थी तो मेंटल हेल्थ इज़ कंसिडर्ड हेल्थ के, मतलब ये
जिस तरह हेल्थ केयर है उसी तरह से मेंटल हेल्थ केयर भी है। वो उसके इतने टैबूज नहीं है जितने कि यहाँ पे हैं कि अगर आप डिप्रेशन है तो फिर सोचा कि हाँ भाई ये तो मतलब कुछ इसको सीरियसली नहीं ली जाती, बस कहते हैं कि तुम खुद ओवरकम करो। नहीं, वहाँ ऐसा नहीं है। तो और यहाँ पे भी अब बेहतर होता जा रहा है। मैं बहुत हम लोग तो बहुत बात करने लगे हैं इस चीज़ के ऊपर कि कितना फ़र्क पड़ता है अगर आप थेरेपी में जाएं या आप मेडिकेशन की अगर आपको नीड है तो आप एक्सपर्ट के पास जाके बहुत फ़र्क पड़ता है। मैंने लोगों की ज़िंदगियाँ बदलते हुए देखी। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो मेरे ऊपर भी बहुत अच्छा असर हुआ उसका। तो उस दौरान जो मेरा वेट गेन था अब मैं उसको टैकल कर रही हूँ। तो जैसे कि मैंने रमज़ान के दौरान फॉर इंस्टेंस और वैसे भी मैं अब वापस जिम पे रेगुलर हो रही हूँ। योगा मैं करती हूँ। तो योगा जो है उससे मुझे बहुत फ़ायदा हुआ है क्योंकि उससे मेरी एंग्जाइटी में भी रिडक्शन हुई। जो मुझे एंग्जाइटी कभी नहीं थी, पूरी उम्र नहीं थी, अब होनी शुरू हो गई थी। तो उसमें एंग्जाइटी में मुझे रिडक्शन हुई। जनरली मतलब आई ब्रीथ बेटर, मुझे तो हर तरह से उससे बहुत फ़ायदा और स्ट्रेंथ भी मेरी बढ़ी। आप जो एक्सरसाइज करती थी वो आप क्या स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करती थी या कार्डियो वगैरह करती थी? तो जिम पे मैं करती हूँ, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी करती हूँ, कार्डियो भी करती हूँ। लाइक फॉर इंस्टेंस मेरा ट्रेडमिल और स्टेयरमास्टर होता है। अच्छा। फिर उसके I want to interrupt on one thing. Please keep your treadmills away. ये जो अभी जैसे treadmills are not allowed. घुटनों खराब घुटना और लोअर बैक और स्पेशली अभी आफ्टर मेनोपॉज। अच्छा। यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर नीज। नीज बैक का हमें टेक केयर करना है। ऑस्टियोपोरोसिस है, ऑस्टियोआर्थराइटिस है, ये सब होने के बहुत चांसेस हैं। माशाल्लाह यू हैव बिन आप वर्कआउट करती रही हैं। स्ट्रेंथ भी जैसे आप बता रही हैं, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, फ्लेक्सिबिलिटी, कार्डियो आपके ऑलरेडी जो है वर्कआउट रूटीन में है, सो विच इज़ अमेजिंग। बट ये इलेप्टिकल करें वो ठीक है, बट ट्रेडमिल से अपने आप को अभी प्लीज़ दूर रखें। जैसे मुझे वॉक करनी होती है ना, मैं अभी शो पे आने से पहले मैं आधे घंटे पार्क जाती हूँ। मेरे घर के सामने ही ट्रैक है। मैं आधा घंटा सुबह के वक्त 6 बजे मैं वॉक करती हूँ बजाय ट्रेडमिल के। मुझे ग्रीन ग्रास नज़र आती है सुबह सुबह, मैं उसको देखती हूँ ताकि मुझे अच्छी भी वो फीलिंग आए। और मैं ट्रैक पे वॉक करती हूँ क्योंकि जब मेरे घुटने ख़राब होना शुरू हुए तो मैंने ट्रेडमिल जो घर में है उस पर सिर्फ कपड़े टांगना शुरू कर दिया। पता है यही हो रहा है ट्रेडमिल्स के साथ, बिकॉज इट्स बहुत मुश्किल है कि आप घर में ट्रेडमिल पड़ा हुआ है और आप करें। ये अननेचुरल वे है उसके वॉकिंग। इवन इफ अगर आप देखें ट्रेडमिल की साइकिल आपकी जो नी है, फॉर इंस्टेंस इफ यू लुक एट इट, ट्रेडमिल इज गोइंग दिस, कैमरा उधर है, ओके, या ट्रेडमिल इज गोइंग लाइक दिस, ठीक है। कभी कभी हम हेडफोन सुन रहे होते हैं या हमारा ख्याल होते हैं, हम भूल जाते हैं अपनी नी को पिक करने में। जो अगर नी पेन ज़्यादातर ऐसा होता है, इसलिए होता है कि अगर आप ऐसे वॉक करें, ठीक है, जो हम हील्स में करते हैं, अगर आप अपने नी को पिक करके वॉक करेंगी, इंटेंशनल वॉक करेंगे, तो आप जो है आपका नी फ्लेक्स भी करेगा और स्ट्रेट भी होगा, मुड़ेगा और वो वो मिलेगा और स्ट्रेट भी होगा और फ्लेक्स भी करेगा, ठीक है। अच्छा, यही हमें चाहिए। मैं जरा ऑडियंस की ज़बान में समझाऊं। मंतहा ये कह रही है कि जब हम पार्क में या कहीं भी वॉक करते तो हमें पता होता है कि हमें वॉक करना है, हमें आगे जाना है, तो हम गाने भी सुन रहे हैं कुछ भी, लेकिन हम अपने घुटने को मोड़ते भी हैं, सीधा भी करते हैं, मोड़ते भी हैं, सीधा भी करते हैं। लेकिन जब हम ट्रेडमिल पे वॉक कर रहे होते हैं तो हमें पता है कि वो जो खुद मूव हो रही है, ये हो रही है, तो हम गाने सुनते सुनते कभी कभार सीधे सीधे, जैसे वो कह रही है जैसे हम हील में चलते हैं ना, हम हील में नॉर्मली नहीं चलते। जब नंगे पैर या जॉगर्स में चलते हैं तो हम बाकायदा एक फोर्स के साथ चलते हैं, अपनी पूरी मसल्स को मूव करके। एग्जैक्टली। मगर इलिप्टिकल में तो आपकी नी मूव हो ही नहीं रही है। नहीं हो रही है ना, वो देखो ना, वो सारा मसला ही है ट्रैकिंग को। एग्जैक्टली, इट्स लाइक जब आप वॉक कर रहे हो आपका मेटाबॉलिज्म इंक्रीज हो रहा है। दूसरा, आपकी मेंटल वेलनेस इज एसोसिएटेड नेचर से। जैसे अभी जो है निदा ने एक्सप्लेन किया है, आपने भी कहा कि नाउ द फोकस इज़ ऑन मेंटल वेलनेस। तो अगर आप नेचर में फॉर इंस्टेंस यू आर बेसिकली वॉकिंग ट्रीज पे, पार्क पे जाके, एज क्लोज यू आर विथ नेचर,
दैट इज़ हीलिंग। जैसे अभी मैं स्टडी पढ़ रही थी जो हमारे पास आती है, सॉरी आई विल सिट डाउन अगेन। अभी मैं स्टडी पढ़ रही थी कि जापान में जब भी किसी को कैंसर होता है, लॉन्ग टर्म इलनेस होती है या किसी किस्म का डिप्रेशन, एंग्जाइटी होता है, तो वो ये बोलते हैं गो टेक अ वॉक इन द फॉरेस्ट, इन द रेन फॉरेस्ट। अगर आपको जो है वो इंडिया में किसी को मेंटल डिस्टर्बेंस होती है, या देखो मेंटल डिस्टर्बेंस इंसान को डिप्रेशन, एंग्जाइटी किसी भी तरह हो सकता है, ठीक है। वो सेपरेशन एंग्जाइटी हो सकती है, वो जॉब लॉस हो सकता है, वो पेरेंट लॉस हो सकता है, वो लॉस ऑफ अ रिलेशनशिप हो सकता है, कोई भी लॉस हो सकता है, और हर इंसान के ज़िंदगी में ये लाइफ इवेंट आएगा। तो वी नीड टू सी कि हमारे इन्वायरमेंट में हम नेचर के सबसे क्लोज कैसे रह सकते हैं। फॉर इंस्टेंस हमारे इन्वायरमेंट में दिस सी, कराची में समंदर, गो क्लोज टू दैट, God has given you that. Mountainous areas में go close to mountains. Hiking. एक छोटे से ब्रेक के बाद इसको कंटिन्यू करते हैं और फिर हम आपकी भी कहानी सुनेंगे और अरीबा की हम पुरानी तस्वीरें दिखा सकते हैं, हाँ, ताकि लोगों को पता चले कि जो उनको मुश्किल लगता है, जब हमें कोई चीज़ मुश्किल लगती है तो हम दूसरे को देखें तो हमें थोड़ा हमारा मोराल अप होता है कि ये कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। छोटे से ब्रेक के बाद रहिए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। सिर्फ 2.5 घंटे का शो देखने से वेट नहीं कम होगा, कुछ काम करना पड़ेगा। गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। ब्रेक के दौरान हमें बहुत सारे हार्ट फेल्स मिल रहे होते हैं। यहाँ सब एक दूसरे को बहुत सारी गाइडलाइंस दे रहे होते हैं, जो जिसको नॉलेज है वो एक दूसरे को बता रहे हैं, तो हम और ज़्यादा परेशान हो गए हैं और ये परेशानी हम आप तक भी पहुँचाने वाले हैं, क्योंकि कभी कभार सुबह परेशान होना ज़रूरी है, ताकि फिर जो इस सुबह के बाद जो सुबहें आएँ वो परेशानी से कम घिरी हुई हों। और आगे चल के होता है कि वो तुम तो टेंशन देने के लिए ही आती हो, तो आज मैं वाकई टेंशन देने आई। सुबह सुबह वेकअप कॉल मिलनी चाहिए ना। Exactly. और फियर जो है वो वन ऑफ द मोटिवेटिंग फैक्टर्स होता है, ठीक है। तो वो कहते हैं ना, जो डर गया वो मर गया, नहीं, जो डर गया इस हवाले से जी गया। अच्छा, हम ब्रेक पे जाने से पहले क्या बात कर रहे थे? आपने कहा वॉक के ऊपर हमारी बहस हो रही थी, ट्रेडमिल पे। हाँ, और मैं कह रही थी कि देखिए, अगर आप अपने आर्म्स की यूज़ करते हैं तो आपका मेटाबॉलिक रेट इंक्रीज होता है। जैसे हम वॉक कर रहे होते हैं, आप कह रहे हैं, तो जो मार्च के स्टाइल है वॉकिंग का हाथ वाला, वो कहती है आप ज़्यादा इफेक्टिव है, वो ज़्यादा इफेक्टिव है। और इसीलिए इलेक्ट्रिकल पे भी वो तो ऑटोमेटिकली, चाहे आपके हाथ में कोई वेट्स है नहीं है, आप तो वेट्स के साथ ट्रेडमिल करती है ना, वो सही है, पर ट्रेडमिल ना करें, बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, अब हम अरीबा की लाइफ की जिंदगी की कहानी आपसे शेयर करते, ताकि आपको थोड़ी सी शर्म आए। हाँ जी, पहले मैं तस्वीर दिखा दूं कि कोई यकीन नहीं कर। अरीबा, पहले तुम खड़ी हो एक दफा। अरीबा का शॉट दिखाए, फ्रंट बिल्कुल। हाँ, यहाँ से। हाँ, आप देखें ना, दुबली पतली लंबी, माशाल्लाह, पतली दुबली सी। अब आप अरीबा की पिछली तस्वीर दिखाएं, जब ये कितनी केजीज थी अरीबा, बताओ? 114। अभी भी तुमने बड़ी अच्छी तस्वीर दी है बेटा। असल में उस वक्त लेती नहीं थी पूरी तस्वीर, कॉन्शियस बहुत थी ना। ये सारी जब मैं पढ़ रही थी अमेरिका में, ये पता लगा, इससे पता चल रहा है। कितना केजीज है ये अरीबा? 114 केजी। ये मेरा सॉफ्टमोर ईयर था, मैं दूसरे साल में थी। ये मेरा पहला ब्रॉडवे था, बहुत मोटी थी तो। ये पिज्जा नजर आ रहे बेटा, पिज्जाज और ये सब कोई यकीन नहीं करेगा। लेकिन जैसे सारा अली खान भी बताती है, जब वो अमेरिका में होती थी तो वो लार्ज साइज पिज्जा खा रही होती थी, तो उसकी भी हमने जर्नी देखी है। अब सारा अली खान के बाद पाकिस्तान में अरीबा। तुम लोगों की कहानी मिलती जुलती। अब अपनी कहानी सुनाओ हमें, चलो भाई। वो मैं जिस बता रही थी आपको पहले भी, जब हमारी मुलाकात हुई थी, जब मैं अमेरिका गई थी पढ़ने, क्योंकि मैं स्कॉलरशिप पे गई थी, तो मैं शौकिया नौकरी करी थी। और ये होता है जब आप कम उम्र में ज़्यादा पैसे कमाते हैं, तो यू रिजॉर्ट टू थिंग्स दैट ब्रिंग यू अ लॉट ऑफ प्लेजर। फूड इज़ वन ऑफ देम। खाने से जितना आपको सुकून मिलता है ना, दिमाग को खुशी मिलती है, उतनी मुझे अभी भी किसी और चीज़ से नहीं मिलती। जब मनता के कुकीज आते हैं, डिजर्ट्स आते हैं जब, तो हमें खुशी जो मिलती है इतने से होते हैं, हमें
खुशी मिलती है कि एक सेटिस्फैक्शन हो गई है खाने के बाद। इसीलिए तो मैंने वो किया है ताकि हाँ। मुझे सेटिस्फैक्शन हो किसी तरीके वो से। इतने एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं कि आप एडिक्ट हो जाते हैं उस चीज़ के बार बार। और मैं बहुत ज़्यादा क्योंकि हलाल और इसका बहुत रखती थी ख्याल, तो मेरे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन था, या तो मैं डेयरी खाऊं या फिर मैं कार्ब्स खाऊं, क्योंकि मैं प्रोटीन मीट के सोर्स में नहीं इतना ले रही थी, क्योंकि मैं रोड आइलैंड में थी और मुझे वहाँ पे उस वक्त कोई हलाल बुचर नहीं मिल रहा था। अच्छा। जिससे मैं जाके खरीदूं। बस खा के मेरा सॉफ्टमोर दूसरा साल था मेरा बैचलर्स का। और जब तुम गई थी अमेरिका तब तुम ओबीस नहीं थी? नहीं, तब क्योंकि मेरी हाइट 5'9" है, थोड़ी सी थी, मतलब चबी में अभी जितनी हो उससे कितनी कम थी? इतनी थी। इतनी मैं 16 साल की उम्र से 5'9" हूँ। हाँ, नहीं हाइट की बात नहीं करी मैं, वेट की बात करी। नहीं, अब तो बहुत ज्यादा था। मेरा तब था 82 उस वक्त जब तुम गई हो अमेरिका। हाँ। अच्छा, तो बेबी फैट भी तो हो सकता है। हाँ, वो था क्योंकि OA लेवल्स में भी यही था कि बस हम 2-2 3-3 महीने एक साथ पढ़ते थे पेपर्स की तैयारी के लिए, तो बैठ के बंदा हो जाता है मोटा, तो वो था। बट एट दैट टाइम आई यूज्ड टू थिंक आई विल गो, मैं स्विमिंग करूंगी, थोड़ा सा जिम करूंगी, पतला हो जाएगा। आई डिडंट नो कि मैं 114 पे पहुंच जाऊंगी। आई नेग्लेक्टेड माई सेल्फ अ लॉट, आई एक्सेप्ट दैट। क्योंकि जब मैं अमेरिका में गई क्योंकि मैं आईवी लीग में गई थी, बहुत ज़्यादा एकेडमिक स्ट्रेस था मेरे ऊपर, तो मुझे था कि आई हैव टू गेट गुड ग्रेड्स बिकॉज मैं स्कॉलरशिप पे थी, आई हैव टू टेक दैट फॉरवर्ड। हाँ, क्योंकि वो फिर अगले सेमेस्टर में एक्सपायर हो जाती है एकेडमिक स्कॉलरशिप जो आपकी मेरिट बेस्ड होती है। तो वो स्ट्रेस इतना था कि बस मैं खाती रहती थी। लेकिन फिर ये चीज़ मैं ज़रूर बताना चाहूँगी सब लोगों को कि जब हम सिर्फ मोटापे को देख रहे होते हैं कि वज़न बढ़ रहा है या हमारे कपड़े हम खुले पहन रहे हैं, हम ये नहीं देखते, हम एक चीज़ मतलब एक टर्म है कोमॉर्बिडिटीज़। जब आप ओबीज होते हैं, मोटे होते हैं, उसकी टाइप्स हैं। टाइप 1 वो होता है जिसके अंदर बीमारियां नहीं लगी होती। अच्छा, वो एक ऐसा फेज है जिसको आप बहुत जल्दी नीचे ला सकते हैं वेट को। फिर टाइप 2 ओबेसिटी है जो कि कोमॉर्बिड ओबेसिटी भी कहा जाता है। उसमें इस तरह की इलनेसेस होती हैं। मुझे हो गई थी क्योंकि मैं 114 किलो की जब थी तो मैं प्री डायबिटिक थी, जो एक मेटाबॉलिक सिंड्रोम भी है। हाइपोथायरॉयडिज्म इज़ अ थिंग। मेरा उस वक्त हमेशा थायराइड नॉर्मल था, लेकिन मोटापे में मुझे हाइपोथायरॉयडिज्म भी हो गया, बिकॉज ऑब्वियसली आपका ग्लैंड है थायराइड, वो कितना ही कर्व कर लेगा उस चीज़ को। एकदम से जब आप वेट गेन करते हैं, योर होल बॉडी गोज इनटू ट्रॉमा, लाइक शॉक होता है आपके ऑर्गन्स के लिए भी वो। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट PCOS। Oh my God. एंड इट गॉट स्केरियर जब मुझे ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एप्निया टाइप 1 डायग्नोस हुआ। नींद के अंदर इतनी सारी बीमारी। हाँ, ये क्या बीमारी होती है? जब आपकी ऊपर की हिस्से पे ना बॉडी के जो विसरल पार्ट है, इस पे जब ज्यादा चर्बी आती है ना, आपके फेफड़ों और दिल के इर्द गिर्द वजन ज्यादा होता है। हाँ, स्लीप एप्निया। अच्छा, तो सोते हुए नींद में सांस बंद हो जाता है। अल्लाह। और मुझे लाइक टाइप 1 था, तो मैंने जब पाकिस्तान आई छुट्टियों में, तो मैं एक एंडोक्रिनोलॉजिस्ट के पास गई, वो डॉक्टर जो हार्मोन्स को देखते हैं। ओके। जैसे थायराइड, डायबिटीज। तो मैं उनके पास गई और उन्होंने मुझे बहुत डांटा। उन्होंने कहा, बेटा आप इतने अच्छी स्टूडेंट हो, अच्छी जगह पढ़ रही हो, बट व्हाई आर यू सो इग्नोरेंट ऑफ योर हेल्थ? आप इतना अपने आप को इग्नोर क्यों कर रही हैं? क्योंकि आप मेरी फैमिली में हिस्ट्री है कि डायबिटीज़ से डेथ हुई, डायबिटिक न्यूरोपैथी बहुत ज़्यादा है, और फिर हाइपरटेंशन बहुत ज़्यादा थी, और हाइपोथायरॉयडिज्म भी। तो दे वर लाइक कि आगे ये चीज़ें इनफर्टिलिटी में लीड करती हैं, फिर कैंसर में। ओबेसिटी इज़ अ लीडिंग कॉज ऑफ कैंसर। मोटापे से कहते हैं ना, हमारे यहाँ कहते हैं मोटापा जो है वो सब तमाम बीमारियों की जड़ है। हाँ। वो ये सच है। तो अभी भी जो क्लाइंट्स मेरे पास अभी आती हैं, लाइक मैंने मेंशन किया था, 13 इयर्स की एज से और अबव, उसकी 80% जो है वो क्लाइंट्स हैव PCOS। PCOS क्या होता है? पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम। और इनफर्टिलिटी जैसे 16, 17, अभी भी मुझे जो मैसेजेस इंस्टाग्राम पे आ रहे होते हैं वो यही आ रहे होते हैं, 13-year-old irregular periods and polycystic ovary fibroids in the uterus, और ये सब जो है they are signs of being obese and overweight। और इंसुलिन लेवल्स तो बढ़ गए, जैसे प्री डायबिटिक। तो ऐसा लगता है कि आजकल जितने भी बच्चे हैं ना, उनको जो है somehow or another, जैसे ही एज हमारी डिजिटलाइज होती जा रही है, उसी तरीके से ओबेसिटी, प्री डायबिटिक,
सिंड्रोम जो है वो बढ़ता जा रहा है। मतलब लोग ऑर्डर इन भी तो बहुत कर रहे हैं ना, तो बर्गर्स और भाई हम लोग, हमें याद है पिट्टू बारीक, खो खो, बर्फ पानी, ये सब चीजें खेलने हम एक सर्टेन टाइम पर जाया करते थे। हमारे बच्चे तो स्कूल से आते हैं तो बस वो आईपैड पे बैठ जाते हैं और फिर उनको झंझोड़ना पड़ता है यार, फुटबॉल स्पेशली ट्रेनिंग करने भेजना पड़ता है कि जाओ फुटबॉल खेलो, बास्केटबॉल खेलो। बहुत सारे लोग तो नहीं भी खेलते। अच्छा, कमिंग बैक टू यू, जब वो जो तुम्हारे डॉक्टर थे उन्होंने तुम्हें झंझोड़ा कि तुम्हारे हार्मोन्स और ये वो सारे, फिर क्या हुआ? तुम्हें कैसे अकल आई, मुझे ये बताओ। हाँ, अकल आने में भी थोड़ा टाइम लगा। क्योंकि जब आप इतने ओबीज होते हैं तो आप वो जिस तरह आप देख रहे होते हैं ना, जो मेन स्ट्रीम एक्सरसाइजेज होती हैं, आप डायरेक्टली नहीं कर सकते क्योंकि आपका जिस्म ताब नहीं ला सकता इतने वजन में, आपकी हड्डियाँ टूट सकती हैं। बिल्कुल। तो मैं न्यूट्रिशनिस्ट के पास गई, उन्होंने तो मुझे लाइक एक फैट डाइट दे दी, मतलब जिसमें आप तकरीबन 800 से 900 कैलोरी के डेफिसिट में जा रहे होते हैं। वो स्टारवेशन है। और एक ओबीज इंसान के लिए वो एक हेल्दी चीज नहीं है, बिकॉज यू आर डिप्राइविंग योर मसल्स ऑफ द वाटर एंड द न्यूट्रिएंट्स दे नीड, क्योंकि वैसे ही चर्बी बहुत है आपके इर्द गिर्द, तो जितना बचा कुचा मसल है उसको भी न्यूट्रिशन नहीं जा रही थी। अच्छा, वहाँ से भी मैंने एक जिम ज्वाइन किया। ये सारी गलतियां बता रही हूँ पहले। कि इतने ओबीज 114 केजी और क्या क्या इसने गलतियां की, ये सब इसकी जर्नी है। तो मैं जिम गई और वो नहीं होता पहले दिन आप बड़ा उसमें जोश और बलबले में होते हैं, मैंने कहा आज तो बस मैंने आग लगा देनी है। मैंने कार्डियो किया एंड एवरीथिंग, और उसके बाद मुझे रियलाइज हुआ कि मेरे इतना घुटनों में दर्द रहना शुरू हो गया, क्योंकि आपकी टांगों के ऊपर बहुत वजन होता है, आपकी पूरी बॉडी का, जाहिर सी बात है। और रीढ़ की हड्डी में दर्द, जैसे मंतहा कह रही थी ना कि कमर में और नीज में, वही हुआ मेरे साथ। और मुझे याद है मैं एक हफ्ता उठ ही नहीं सकी बेड से। लेकिन फिर भी मैं पता नहीं क्यों करती रही। अब पता, मैं और पतले होने के बजाय मैं और फूल रही थी। सुपरवाइज था या खुद से करना? खुद से। वो थोड़ा एक वो आप बहुत एक डेस्परेशन में आ जाते हैं। आप बस जाएंगे जिम और बस आप इट्स जस्ट आम तौर पर आवाम जो हमें देख रही है वो यही सोचती है कि जिम की रजिस्ट्रेशन कराओ, जिम में जाओ, ये मशीनें हैं, ये आप पे जादू कर देंगी। लोगों के दिमाग में यही चीज है जिसकी वजह से ये है। मैं भी बहुत दफा मतलब इसमें पछताई हूँ। मैं इसलिए बैकग्राउंड दे रही हूँ ताकि लोगों को एक अंडरस्टैंडिंग आए। आई जस्ट वांट पीपल टू नो टू नॉट रिपीट माय मिस्टेक्स। सही है। तुमने ये गलतियां की कि तुमने वेट पुट ऑन कर लिया क्योंकि तुम डाइट नहीं कर रही थी। डाइट कर रही थी लेकिन वो देखें, जब आप एक महीना सिवियर कैलोरी डेफिसिट में रहते हैं और एकदम से खाना शुरू करते हैं। 800 कैलोरीज बोला आपके जो रिड्यूस करने को। हाँ, वो बोला एकदम से 800 कैलोरीज। और उन्होंने मुझे एक एग्जांपल दी। ही सेड कि 1920s में एक 140 केजी का कोई आदमी था, उसने एक साल स्टारवेशन की और वो पतला हो गया। एंड आई डोंट नो व्हाई। देखें वही बात है, जितनी पढ़ी लिखी हो गई, यू ट्रस्टेड देम। हाँ, क्योंकि मैं आपको सच्ची बात बताऊं, मैं at that time you're very desperate for solution. This is like 80% of the clients. And imagine consultation होती है ना निदा, ये मुझे लग रहा है कि मेरी क्लाइंट बैठी हुई है। हाँ, and imagine being a 19-year-old compared to cousins, and you know family में इतनी bullying होती थी, comparisons होते थे, feel होता था। तो everybody used to say बहुत you know talented बेटी है, grades इतने अच्छे हैं, बस पतली होती ना तो क्या बात। तो वो चीज़ थी। अच्छा, उसके बाद मैं मोटी होनी शुरू हो गई। मैं इतनी परेशान कि मुझे पता नहीं क्या हुआ है। और एंड देन आई स्टार्टेड ब्लैकिंग आउट। मतलब मैं चलते चलते ना गिर जाती थी, बीपी बहुत लो रहना शुरू हो गया था। मोटापे में ये भी होता है, हम अक्सर समझते हैं ना कि ओबीज लोगों का बीपी हाई रहेगा, कुछ का बहुत लो रहता है, हाइपोटेंसिव भी होते हैं। तो जब मैं गई तो थैंकफुली दैट डॉक्टर इन दी ER, उन्होंने उसी वक्त कहा कि नहीं, विटामिन B लेवल्स चेक करें। विटामिन B आपके मसल्स के लिए और आपके नर्वस सिस्टम के लिए बहुत ज़रूरी है। तो जो मैं बता रही थी ना कि मेरी मसल ब्रेक डाउन हो रहा था, वो इसलिए भी हो रहा था कि मैं विटामिन B में डेफिशिएंट थी। उसके बावजूद मैं इतनी सिवियर कैलोरी डेफिसिट डाइट ले रही थी और फिर वर्कआउट भी कर रही थी ऊट पटांग खुद से देख के ना इंटरनेट पे। तो वो तो पूरा प्लान चौपटी हो गया। फिर मैंने प्रॉपर एक आई टॉक टू दिस ट्रेनर, हर नेम इज़ शीला। मैं बहुत क्रेडिट करती हूँ शीला को, उन्होंने मुझे बहुत गाइड किया। शी डायरेक्टेड मी टुवर्ड्स एवरीथिंग। और फिर हम लोगों ने ट्रेनिंग भी वो तुम्हें करा थी। यानी कि देखो,
तुम्हें किसी की जरूरत थी जो तुम्हें बताए कि तुम्हें करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना, क्योंकि हर किसी के लिए हर चीज नहीं होती। एग्जैक्टली मुझसे तो लंजेस भी नहीं होते थे। बिकॉज B12 देखो, व्हेन यू आर प्री डायबिटिक और यू आर गोइंग अंडर वो जो थायराइड इशू और सारा मेटाबॉलिक थायराइड, मेटाबॉलिक, PCOS, हाँ ठीक है, ये सब इश्यूज पे सबसे पहले अटैक होता है आपके नर्व्स पे, ठीक है। तो जो नर्व्स जो है वो स्ट्रेंथनिंग आपको जो है, जैसे इन्होंने बात की मेंटल हेल्थ इज़ एवरीथिंग, राइट। तो स्ट्रेस की वजह से हमारे जो नर्व्स होते हैं उनमें से भी स्ट्रेंथ चली जाती है। True. तो B12 इज़ अ नर्व स्ट्रेंथनर एज वेल। जब आप हम इससे B12 को कैसे कैसे ले सकते हैं? मतलब इंजेक्शंस के थ्रू मैंने सुना है, टैबलेट्स, हाँ टैबलेट्स के थ्रू और नट्स के थ्रू, ओके, मशरूम्स के थ्रू, अच्छा, ग्रीन्स के थ्रू, आपके जो 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 स्पेशली पर्पल कलर के जो वेजिटेबल्स होते हैं, जैसे वो कैबेज होता है, हाँ जैसे बैंगन है, मतलब या बीटरूट है, पर्पल कलर के, या पर्पल कलर के, उसको इंक्रीज करें, वो नहीं हो चुकंदर, बैंगन, एग्जैक्टली, सस्ती सस्ती चीजें बताओ जरा। हाँ बैंगन हो गए, चुकंदर, रेडिश वो मूली टाइप जो होती है, हाँ, लाल मूली, लाल मूली होती है, रेडिश उसको कहते हैं। लाल मूली, हाँ, ये 3-4 चीजें हैं जिससे आपके जो है वो, और वो बीज होते हैं, बीज वो जो ग्रीन वाले बीज होते हैं, क्या मैं तो बहुत खाती हूँ, पंपकिन सीड्स, सनफ्लावर सीड्स और वो चिया सीड्स, हाँ, पर उसमें भी है, लेंटिल्स में भी है, दालों में भी है, ये पीली दाल, चिकपीस में है इतना ज्यादा B12, चने, हाँ चनों में है B12, और वो लोबिया में रेड किडनी बीन्स में भी है, और रेड किडनी बीन्स में आयरन बहुत है, अच्छा पोटेशियम है। सो दीज आर द थिंग्स। आइदर आप नेचुरली देखें, मैंने जो एक्सपीरियंस किया है कि हर सप्लीमेंट हर किसी को सूट नहीं करता। जैसे बहुत सारे लोग स्पेशली डायबिटीज जिनको है वो एकदम से सर्बेक्सी खाना शुरू कर देते हैं, तो ठीक है, और वो सर्बेक्सी में आपको हार्टबर्न स्टार्ट हो जाता है, मतलब कि आप एकदम से आप क्यों खा रहे हो सर्बेक्सी? भाई आपको जिंक की डेफिशिएंसी है, आप पहले अपने ब्लड वर्क चेक करके देखें तो सही, आपको B कॉम्प्लेक्स की डेफिशिएंसी है, आपको जिंक की डेफिशिएंसी है, टेस्ट कराए बगैर खाना शुरू कर देते हैं। मैंने खाया, मुझे सूट किया, तुम खा के देखो यार, उससे बेस्ट, इससे इंस्टाग्राम और उस पे रील्स आ रही है जिंक 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 जिंक, तो एकदम से हर कोई जिंक खाना शुरू कर दिया। हर कोई कह रहा है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, मेनोपॉज के बाद हर किसी ने पता नहीं कितने वेट्स। भाई अपने एज अप्रोप्रिएट, अपनी जो है स्टेज अप्रोप्रिएट एक्सरसाइजेस करें ना। अगर आपने अभी स्ट्रेंथ, जैसे इन्होंने बताया कि एकदम से उन्होंने जो है कार्डियो करना शुरू कर दिया, जिम में करना शुरू कर दिया, ऐसे नहीं होता है। यू हैव टू फर्स्ट गो स्लो, यू हैव टू सी कि क्या लॉन्ग टर्म इलनेस है, उसमें डेफिशिएंसीज क्या हो सकती है। अच्छा, अब वहां तक हम पहुंचे कि शीला ने वो किया, मैं ब्रेक पे जा रही हूँ, फिर शीला ने तुम्हें यहाँ तक पहुंचाया। शीला ने थोड़ा सा गाइड किया, तो हमने तो खाली शीला की जवानी सुना था, अभी शीला की मेहरबानी भी हो गई। हाँ वाकई में शीला की जवानी के बाद आइए जानते हैं शीला की मेहरबानी एक ब्रेक के बाद। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज मैं मोटापा ही कह रही हूँ भाई, अब कोई मुझे कुछ भी कहे, लफ्ज़ तो यही है उर्दू में, लफ्ज़ तो यही है ना, मैं इसी पे हम लोग आज शो कर रहे हैं। और जो आपने अफ्तारियाँ कर करके और ज़बरदस्त सहरियों की दावतों में जाके काफ्तान पहन के जो आपने अपना वज़न बढ़ाया है, और उस काफ्तान से पता भी नहीं चला कि अंदर हो क्या रहा है। सो अभी हम शीला की जवानी नहीं, शीला की मेहरबानी पर बात कर रहे थे कि क्या हुआ। जी आगे बताइए फिर, ये कहाँ कैसे मेहरबानी यहाँ तक कैसे पहुँची? हाँ, शीला ने मुझे जिम में देखा और शी वाज ट्रेनिंग सम अदर एक्ट्रेसेस इस्लामाबाद बेस्ड। अच्छा। उसने मुझे देखा और मुझे उसने कहा कि मैं तुम्हें ना, शी इज़ फ्रॉम ईरान, तो वो टूटी फूटी इंग्लिश उर्दू बोलती हैं, तो उसने मुझे कहा मैं तुम्हें देखती रहती हूँ, तुम पता नहीं क्या कर रही हो अपने साथ, मतलब जुल्म कर रही हो तुम एक्चुअली क्योंकि तुम 2 महीने से कहीं भी नहीं पहुँची हो एंड तुम हाँपती हो बहुत ज़्यादा, दिस इज़ नॉट गुड फॉर योर हार्ट। तो मैं उससे बैठी, मैंने कहा व्हेनेवर यू हैव टाइम आप अपने क्लाइंट्स को देख लें, प्लीज़ सिट विद मी आधा घंटा और मुझे बता दें।
अच्छा मेरे अंदर ये चीज़ थी कि आई हैव ऑलवेज बिन अ गुड स्टूडेंट, यू नो, आई ऑलवेज गो बाय द बुक। कोई मुझे समझा दे ना अच्छी चीज़ और फिर मैं उसका थोड़ा बैकग्राउंड स्टडी कर लूँ, देन आई स्टिक टू इट, एंड दैट्स व्हाट हैपेंड। अल्लाह मैंने फरिश्ते की तरह उसको भेजा, उसने मुझे आधे घंटे में बहुत बेसिक चीज़ें बताई। उसने कहा ये चीज़ें हैं, लुक इनटू इट, एंड मैंने लिटरली फ़ोन में बैठ के ना नोट्स बनाए। मैं घर गई, मैंने सारा पढ़ा उसके बारे में, क्योंकि देखिए एकेडेमिया में तो हम पढ़ रहे थे ह्यूमन एनाटमी, बॉडी एंड ऑल दैट डिजीजेस, लेकिन आपको जब खुद होता है ना कुछ, आपको बिल्कुल समझ नहीं आ रही होती आपने किस तरह डील करना है अपने आप से, क्योंकि वो एक इमोशनल टोल भी होता है। तो बस मैंने सारा पढ़ा, फिर जब मैं वापस अमेरिका गई देन आई जस्ट फॉलोड थ्रू। मैं जाके पहले बहुत स्लोली स्टार्ट किया। उसने मुझे सिखाया कि बहुत दफ़ा डायरेक्ट एक एक्सरसाइज करने के पीछे कुछ प्रीलिमिनरी एक्सरसाइजेज होती हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप एक पुल अप नहीं कर पा रहे तो आप 3-4 ऐसी छोटी एक्सरसाइज कर सकते हैं। जैसे मनता कराती है, जब मैं पुशअप्स नहीं कर पाती थी मनता, तुमने कहा कि रॉड के साथ कर लो। हाँ, यस, यू हैव टू गिव मॉडिफिकेशंस फर्स्ट, प्रिपेयर द मसल। और दूसरी बात कि मैं एक एडवाइस देना चाहूँगी सबको, वो ये है कि अपने लिए एक्सरसाइज को इतना मुश्किल ना बनाएं। हाँ, देखिए आप फोकस करें कि आपका बॉडी जो पार्ट है वो कौन सा इन हैंड है जिसको आप काम कर रहे हैं। फॉर इंस्टेंस मैंने पुशअप की मॉडिफिकेशंस के बारे में, जैसे निदा ने, निदा इन द बिगिनिंग पुशअप नहीं कर सकती थी, उनके अपर बॉडी स्ट्रेंथ कम थी। तो मैंने उनको स्टार्ट करवाया फर्स्ट फ्रॉम द बार, इंक्लाइन पुशअप से, जैसे खड़े होके पुशअप करती। हाँ, खड़े होके, उससे उनकी स्ट्रेंथनिंग हुई, शोल्डर्स की, फोर आर्म्स की। फिर मैं मूव किया ऑन द फ्लोर पे भी नीज पे करके, बिकॉज फोकस करो फर्स्ट ऑन द मसल एट हैंड। फिर आप स्लोली करते हो, कोर को भी इन्वॉल्व करते हो, नी को स्ट्रेट करते हो, फिर एक टांग ऊपर कराते हो। जो करने वाला है उसको आहिस्ता आहिस्ता जो जिम इंस्ट्रक्टर है वो तो इम्यून है सब चीजों का, वो कहेगी यूं हो जाएगा यूं, लेकिन जो कर रहा होता है ना उसको वो आहिस्ता आहिस्ता कर। थोड़े दिनों बाद जैसे मुझे फील हुआ, ओ वाह अब मैं ये कर पा रही हूँ, अब मैं ये कर सकती हूँ। शुरू में नहीं हो रहा था, फिर जब मैंने पहले कहीं ट्रेनिंग की है वो जबरदस्ती करती थी, नहीं तुम्हें इतने करने पड़ेंगे। उसके बाद पे मैं 5-6 दिन बिस्तर पे पड़ी रहती थी, क्योंकि वो मैं अपने साथ जंग लड़ रही थी। और कंसिस्टेंसी इज बेटर देन इंटेंसिटी। कहते हैं ना कि रोजमर्रा की चीजें आप एक हैबिट बना लें, वो ज्यादा अच्छा है कि आप एक दफा बहुत ज्यादा करके लेट जाए। मतलब उससे कोई फायदा नहीं है, और ना आपको वेट लॉस में फायदा होगा, ना आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में फायदा होगा। ये तो उल्टा आपको डीमोटिवेट करने की बात है। आप किसी तरीके से करें, छोटा छोटा करें, पर डू इट, एवरी स्टेप काउंट्स। डेफिनेटली। और मैं यही फिर मैंने वेट से स्टार्ट किया, क्योंकि मुझे अपना कोर और स्ट्रेंथ पे साथ साथ काम करना था बिफोर गोइंग फॉर हाई इंटेंसिटी वर्कआउट्स। तो डाइट पे तुम्हें कैसे काम किया? हाँ, डाइट पे मैंने सबसे मेजर जो देखें, आपकी कोई भी मेंटेनेंस कैलोरी है ना, वो सब्जेक्टिव होती है, हर बंदी की अलग होती है। आपकी बॉडी और नवीन की अलग होगी, मेरी अलग होगी, मंतहा की अलग, तुम्हारी अलग, और आप लोगों की अलग होगी। एग्जैक्टली। तो मैंने अपनी मेंटेनेंस कैलोरी से सिर्फ 500 कैलोरी कम डेफिसिट में गई। ओके। फॉर एग्जांपल अगर मेरी 2500 है तो मैं 2000 कैलोरी। और ये कैसे काउंट होती है, क्या तरीका होता है मंतहा? ये BMI से भी होती है, ये आपके एक्टिविटी लेवल्स के साथ होती है, एज के साथ होती है, ऑल्सो आपके कोई इलनेस है, आपको अगर डायबिटीज़ है, PCOS है, उसके लिए भी आपको थोड़ा सा एक कुशन रखना पड़ता है। तो हर किसी के एक अलग तरीके से हम इसको करते हैं। तो फॉर इंस्टेंस आपकी जो बॉडी पे रेस्टिंग जो आपकी कैलोरी कंजम्पशन है, जैसे अभी आप बैठी हुई हैं, कुछ लोगों का है, वो कहते हैं कि यूजुअली जो है औरतों का 1500 कैलोरीज होना चाहिए। ठीक है, उनको 1500 कैलोरीज अपने आप को, अपने बॉडी फंक्शंस को रन करने के लिए चाहिए होती हैं। ठीक है, बट अगर कुछ लोगों की नहीं होती है 1500, कुछ लोगों की होती है 2000, बिकॉज वो रन ज़्यादा करते हैं। उनका भागदौड़ का काम होता है, उनका बैठने का काम नहीं होता। कुछ लोग कंप्यूटर पे बैठे रहते हैं, उनका पूरा दिन ऑफिस में बैठे बैठे गुजरता है। हाँ, इसीलिए तो फिर वो देखना पड़ता है। फिर हमें न्यूट्रिशन लेबल्स पे भी देखना चाहिए। अगर आप न्यूट्रिशन लेबल पे जाओगे तो आपको वो ज़्यादातर कहेंगे कि ये जो है न्यूट्रिशन इंफॉर्मेशन जो हमने आपको लेबल पे दी हुई है वो 2000 कैलोरी डाइट के अकॉर्डिंगली दी हुई है। ठीक है, तो आपको ये भी तो देखना है आपकी डाइट कितनी है।
1500 डाइट है तो आप उसके मुताबिक तो ये आपके लिए ज़्यादा होगा, तो आप उसी परसेंटेज से उनको कम करते हैं। अच्छा, तो दिस इज हाउ न्यूट्रिशन, हाँ, हर किसी की अलग होती है। अब आपने जो है वो 500 कैलोरी कम की, जितनी आपको चाहिए थी आपने उससे 500 कम की। हाँ। और आप अपनी डाइट में जो आपकी चीजें न्यूट्रिशन था जो वो आपने ऐड इन की होगी ना, पिज्जा तो नहीं खा रही होगी ये सोच के कि मैं पहले 10 पीसेस खाती थी तो अब मैं 5 खाऊंगी। मैं पाकिस्तान से बहुत सारी चीज़ें लेके गई थी, क्योंकि मुझे पता लगा मैं बहुत वो क्या कहते हैं चटोरी हूँ, मतलब आई लव टेस्ट, मतलब वो नहीं होता टेस्ट। तो मैं पाकिस्तान से मसाले वगैरह लेके गई एंड आई डिसाइडेड कि मैं अब खुद बनाऊंगी। एंड बाय दैट टाइम आई हैड माय ओन अपार्टमेंट, क्योंकि पहला तो साल इंटरनेशनल को डॉर्म में ही रहना होता है, उसके बाद फिर मुझे मिल गया था। तो मैं अपने छोटे से किचननेट में बनाती थी यही और चनों का आटा, बेसन कहते हैं, चिकपी फ्लावर, उसी की रोटी, उसी का पिज्ज़ा बना लिया। क्योंकि मैं ग्लूटेन फ्री हो गई थी, बिकॉज मैंने मुझे डॉक्टर वहाँ पे अमेरिका में डॉक्टर ने कहा कि पीसीओएस में ट्रिगर्स होते हैं ग्लूटेन और लैक्टोज, तो इनको मिनिमाइज कर दोगी, कम कर दोगी डाइट से तो भी काफ़ी कम हो जाएगा वेट, एंड इट हेल्प्ड अ लॉट। तो मुझे 18 महीने लगे टोटल टू लूज 46 kg। ओके। और उसके बाद मैं अब माशाल्लाह 4 साल हो गए पूरे, 4 साल से आई एम मेंटेनिंग इट। तो मतलब इट्स अ स्लो एंड स्टेडी, ये नहीं कि अचानक आपने कितना 18 महीने यानी 1 साल 1.5 साल 1 साल 6 महीने, 1.5 साल, 1.5 साल तकरीबन। अच्छा, आप हमेशा से लाइक जब आप मॉडल थी आप दुबली पतली थी आप 110 पाउंड्स केजीज में बताओ मुझे 50 हाइट के हिसाब से तो 50 तो लो ही। आपकी हाइट कितनी है? 5'8". 5'8", वाह। हाँ, आप क्या रोटी चावल दोनों में से ज़्यादा क्या छोड़ती थी आप? रोटी एक्चुअली दोनों कार्ब्स तो छोड़ने ही पड़ते हैं। हाँ, मगर अब तो बहुत अच्छे अल्टरनेटिव्स आ गए हैं। रोटी इस किस्म के आटों से बनती है जो कि ग्लूटेन फ्री है, तो उससे बेहतर हो जाता है। ब्राउन राइस का ऑप्शन है अब, जो पहले नहीं था, जो आपके लिए फ्लावर भी मिलता है, ब्राउन राइस का फ्लावर होता है। सुने, मैं कहीं कोई रील देख रही थी जो मैंने आपको भी भेजी, आपने देखी नहीं, उसमें ये था जो चावल खाने वाले शौकीन हैं तो वाइट राइस भी अगर आप कल रात को पका लें और उसको पका के उसका पानी वानी निथार के उबले हुए चावल आप फ्रिज में रख दें और फ्रिज में रखे हुए गर्म करने के बाद खाएं तो उसका कुछ स्टार्च कम हो जाता है। अच्छा। और आपको वो कैलोरी काउंट भी उसका समहाउ कम हो जाता है। ये सही बात है। हाँ, ये बात सही है। तो ये तो चावल खाने वालों के लिए खुशखबरी है। बट बात ये कि ब्राउन राइस और वाइट राइस में इतना कैलोरी में फ़र्क नहीं है। नहीं है ना? नहीं है। उसमें सिर्फ फाइबर का भी फ़र्क है, बहुत माइनर सा। तो अगर आप वाइट राइस खा भी रही हैं ओवरनाइट, आपने उसका तो बिल्कुल हल्का लगता है। आप अगर पता नहीं आपने ओवरनाइट फ्रिज में रखे हुए वाइट राइस खाए या नहीं, आप उसको कंपेयर करें फ्रेशली मेड तो वो हल्के लगते हैं। वो हल्के लगते हैं। ठंडा खाने को नहीं कह रहे हैं, उसको फ्रिज से निकाल के फिर गरम करो, हीट करके पूरी प्लेटें खा ली आपने, क्वांटिटी, ये नहीं वो जो पहाड़ मत खाएं। पहाड़ मत, just 4 to 5 tablespoons of rice is more than enough for you. तो आपने चावल वगैरह कब खाना? रोटी में जैसे कि एक तो छोटी होती है रोटी और वो आधी कर दी, इस तरह की चीज़ें करती हूँ। अच्छा। क्योंकि मुझे देसी खाना बहुत पसंद है। अच्छा। हाँ, तो अगर मैं सैलेड एक वक्त खा भी रही हूँ, ठीक है ना, उसमें मैं टोफू डालती हूँ, उसमें मैं टोफू आजकल बड़ा हिट चल रहा है भाई। टोफू तो मतलब मैंने भेजा था ना तुम्हें 2-3 दफा टोफू। पता नहीं मैं क्या समझ के खा गई। चीज़ नहीं थी तो मतलब हॉट फ्लैशेस खत्म हो जाते हैं टोफू से, बहुत फायदा होता है। पाकिस्तान में आराम से मिल रहा है टोफू? मतलब थोड़ा सा महंगा है? महंगा तो नहीं है, नहीं महंगा नहीं है, नहीं, इट्स नॉट वेरी एक्सपेंसिव, मगर हर जगह नहीं मिलता। तो मैं स्प्रिंग से लेती हूँ या फिर मेरे सब्जी वाले के पास भी होता है। अच्छा। तो टोफू इज अ सब्जी है ना? सोयाबीन से बना होता है। हाँ, पर हर किसी को नहीं सूट करता। मेरे मियाँ तो स्नैक के तौर पे खा रहा होता है, गाजर का अचार और टोफू मिला के खा रहा होता है, उसको तो इतने अच्छे लग रहे हैं। मुझे तो बहुत पसंद है, मैं तो उसको मैरिनेट भी कर देती हूँ तो फिर वो जस्ट कर लेता है। There's a research, पता नहीं अभी how true it is, but there is a research कि जो thyroid patients है ना, they should stay away from tofu. हाँ,
I find although I have hypothyroid, मतलब मुझे तो कोई आपको सूट के अंदर आयोडीन ज़्यादा है ना, अच्छा, तो अब थायराइड को थोड़ा सा अच्छा, फिर मैं कॉटेज चीज भी डालती हूँ, फिग सीड्स डालती हूँ, ब्लड ऑरेंजेस डालती हूँ, सो देयर इज अ लॉट ऑफ सैलेड के अंदर। थोड़ी अमीर सैलेड है ना। सुनने में ज़्यादा लग रही है, अभी उर्दू में ट्रांसलेट करेंगे तो बहुत हाँ, मुझे लगता है वो कचूमर जो है ना वो हमारे सारे लोग अफोर्ड कर सकते हैं। ये थोड़ी सी महंगी सैलेड है। अब तुम बताओ। सलाद का आप पत्ता सेब भी कर डाल सकते लें, हैं, इतना तो मौसमी महंगा फल नहीं है। डाल सलाद का लें। पत्ता, हाँ। सलाद के तो आइसबर्ग भी जो बंद गोभी, थोड़ा अब तो सा वो भी आम सलाद का सब्जी वालों के पत्ता, पास हाँ, है। वो उसको काट के तो वो गाजर को कद्दूकश करके उसको यू नो खीरे को कद्दूकश करके, थोड़ी सी आपने कॉटेज चीज जो है वो पनीर पनीर डाल दी। अंग्रेजी में बोलते हैं तो महंगी लगती अल्फाज थोड़े महंगे लग रहे हैं। उर्दू में बोलते हैं तो सस्ता ही लगती है। और आप उसमें थोड़े से अगर ब्लड और रेड ऑरेंजेस नहीं है, आप वाटरमेलन ऐड करके उसमें ऊपर से जो है वो मिंट पुदीना ऐड कर दें, आपके लिए डिलिशियस एक वाटरमेलन सैलेड हो जाएगी लंच के टाइम की समर सैलेड। सैलेड खाती है ना खवातीन तो उनको लगता है उन्होंने कुछ खाया ही नहीं है। मेरा तो पेट भर जाता है मगर सैलेड पेट में भर जाता है सैलेड से, लेकिन आम लोगों को ऐसा लगता है कि ये तो दाढ़ भी गीली नहीं हुई सैलेड खाने से। हाँ, तो फिर एक वक्त जो है मुझे प्रॉपर खाना खाना अच्छा, होता है देसी, मगर रात या दिन? मैं एक्चुअली रात, हाँ, वैसे तो दिन को खाना चाहिए ताकि वो बर्न हो जाए, मगर हम तो सेट पे बैठे रहते हैं ना, हमारा नहीं है कि सेट पे इतनी ज़्यादा एक्टिविटी नहीं होती। ज़्यादातर वक्त तो आप सीन का इंतज़ार कर रहे होते हैं, फिर उसके बाद आप, हाँ सही है, जब आप एक्टिंग करते हैं तो उस वक्त आपका बर्न हो रहा होता है क्योंकि उसमें पसीने निकल रहे होते उस वक्त तो गर्मी में। अच्छा, मैं आपको दूसरे लोगों की भी मुश्किलात थोड़ा हल करने के लिए आप सब लोगों की मदद दूंगी। इतने एक्सपीरियंस्ड हैं आप लोग, जाहिर है, तो हर कोई अपनी अपनी एक्सपीरियंसेस से गाइडलाइंस दे सकता है। अबीरा आ जाओ। अबीहा आ जाओ, माइक लगा है अबीहा को? हाँ, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, अबीहा जो है इनकी प्रॉब्लम ये है, इनका जो ऑफिस है ये ऑफिस वाला काम है और बैठे बैठे वही मैंने कहा कंप्यूटर या फोन। अबीहा बताइए। घर आने के बाद जो है वो इतना टाइम नहीं होता कि डाइट कर सकूं या एक्सरसाइज कर सकूं क्योंकि थक जाती हूँ और लाइट भी गई हुई होती है। और पहले मैं इतनी हेल्दी नहीं थी, पहले मैं बहुत स्लिम थी, लेकिन अभी 3-4 साल से बहुत ज़्यादा वेट बढ़ गया है। जिम भी ज्वाइन किया था मैंने, लेकिन कंटिन्यू नहीं कर सकी क्योंकि मैं उम्रे पर चली गई थी, मैं वहाँ से आई तो फिर मैंने स्किप ही कर दिया। अब मैं थोड़े टाइम के लिए डाइट करती हूँ क्योंकि सब कहते हैं कि जिम के अलावा अपने मुंह पे भी ताला लगाओ, क्योंकि मैं फूडी बहुत हूँ। आम लोगों के दिमाग में ये बना हुआ है कि अगर आप जिम करोगे तो आप उसके साथ कुछ भी खा लो। बताएं जरा, अगर कुछ भी खा लो तो जिम मोटा भी तो जिम तो आपको वेट भी देता है, फैट के नीचे मसल बनेगा तो आप मोटे एग्जैक्टली। और मैं पूछ सकती हूँ आप क्या करती हैं? आपका डेस्क जॉब है? जी, डेस्क जॉब है। मतलब ऑफिस जाती हैं और फिर वापस कितने बजे? 11 to 7। 11 o'clock in the morning to 7। आपके बच्चे हैं? हम तो सुबह आते हैं। Do you have kids or you are unmarried? नहीं, मैरिड हूँ बट बट यू डोंट हैव किड्स राइट नाउ। अच्छा, ठीक है, तो दैट्स इसका मतलब है कि आपके पास इतना टाइम है कि आप अपने आप को दे सके। 11 से 7 है। सुबह में जिम वगैरह नहीं खुलते, सुबह में मेरे एरिया में नहीं खुलते। आप 11 बजे के टाइम में, मेरे अपने अपार्टमेंट के नीचे जिम है लेडीज का, बट वो 2 to 5 है। अच्छा, मतलब लेडीज टाइमिंग होगा ना? जी, मेरे एरिया में जितने भी सराउंडिंग है सब 11 बजे 12 बजे के बाद के हैं। वो लेडीज टाइम जो है ना, क्योंकि सुबह में बच्चे स्कूल वगैरह जा रहे हो तो ज़्यादातर लेडीज नहीं जाती। तो ऑनलाइन आप नहीं कर सकती क्या वर्कआउट? देख के करती हूँ, पर नहीं, ऑनलाइन कंटिन्यू नहीं कर पाती के साथ। जैसे कोई आपको सुपरवाइज कर रहा हो, आप ऑनलाइन कर रही हैं। नहीं, ऐसा नहीं किया मैंने ट्राई। तो ये ऑप्शन आप देखें, जैसे हमारे पास भी वो ऑप्शन है। हम सुबह के 8 बजे से शुरू होते हैं, कभी कभी 7 AM का भी ऑप्शन है इन द मॉर्निंग। एंड ऑनलाइन इस्लामाबाद, लाहौर, दुबई, इन आजकल ऑनलाइन का बहुत ट्रेंड हो गया। हाँ, आपको पता है मनता, बहुत सारी खवातीन को घर से जिम जाने की इजाज़त नहीं है। हाँ, बहुत सारे मेरे आसपास के लोग हैं, उनके घर में अच्छा नहीं समझा जाता कि लड़कियां जिम जाएं। आहिस्ता आहिस्ता चीज़ चेंज हो रही है, लेकिन ऐसा है। और फिर उन लोगों के लिए ऑनलाइन का ऑप्शन बहुत बेहतरीन है। और अगर जिम जाने देते भी हैं तो वो कहते हैं कि बॉयज एंड गर्ल्स साथ ना हो। तो चलो, मेरे वो तो घर के सही है। बिल्कुल जस्ट अपोजिट जिम है, 24 आवर्स वो ओपन है,
लेकिन उसका यही इशू है कि बॉयज़ एंड गर्ल्स साथ हैं। हाँ तो मेरे हस्बैंड अलाउ नहीं करते, वो तो वो अपने जिम में जाते हैं, वो अपने जिम जाते हैं, और वो मुझे वो कहते हैं कि तुम देखो मेरे सिक्स पैक हो गए। एक सेकंड, मेरी क्लाइंट लाहौर में है, उनको डायबिटीज़ थी, वो 128 kg थी, एंड इन अबाउट 7 months शी इज सिटिंग एट 84 राइट नाउ। दैट्स ग्रेट। यू नो ऑनलाइन किया है, ऑनलाइन किया है, और बहुत उनको हिम्मत उन्होंने का काम। कभी भी जो है डंबल्स को हाथ नहीं लगाया था, मतलब कि उन्होंने मेरे साथ बेसिक से शुरू किया है। तो ये भी नहीं है कि उनको ऑलरेडी बहुत पहले आता था और उन्होंने स्टार्ट किया है। अच्छा इनको जैसे ये 11 से 7 काम करती हैं, हाँ। तो इनके लिए बेस्ट टाइम जिम करने का क्या है, वो भी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करने का क्या आप आई suggest थिंक करते हैं? सुबह को 9:30 to 10:30 time या 9 to 10 करें, बिकॉज ये 7 o'clock वापस आती ये हैं। नाश्ते से पहले करना चाहिए इनको या नाश्ते से पहले करो, तो नाश्ते निहार से में पहले इतनी स्ट्रेंथ होगी कि होगी। एक बनाना खा लो। लेकिन हाँ, पता है कि जब you मैं know? सब सुबह उठती हूँ ना सो के, तो मेरा गला बहुत खिंच रहा होता है अंदर से, बहुत ज़्यादा वो, जब मैं एक थोड़ा सा पानी भी पी लूँ ना तो सेट हो जाता नहीं, है। पानी तो आप पी सकती हैं, पानी तो निहार मुंह का मतलब ये नहीं है कि आप पानी नहीं पी सकते। नहीं वो तो मुझे आइडिया है कि निहार मुँह मीन्स के आप अच्छा मैं जूस ब्रेक पी के लें। बाद आके आपको प्रॉपर सुधार के भेजेंगे हम, फिक्र नहीं। इंशाल्लाह। सही है आपके ना? ब्लड टेस्ट हुए हैं? गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। जी हमने शुरू तो ये सोचा था कि करेंगे कि रमज़ान में जो वज़न चढ़ाया है, लेकिन फिर प्रोग्राम कहीं से कहीं निकल गया, तो चलो अगली दफ़ा भी ये भी कर लेंगे जो वज़न चढ़ाया, तो उसके बारे में भी बात कर लेंगे। एक मिनट निदा, मेरी एक रिक्वेस्ट पूरी क्या करना है। क्या? थोड़ा खड़ा होके अल्लाह। दिखाओ तो सही। जिनकी मेहनत है वो आप चाह नजर रही तो आ हैं रही कि है। मैं आज तो मैंने थोड़ी सी मॉडल तो करो मेरे लिए। आप चाह रही हैं कि मैं माशाल्लाह माशाल्लाह, मैं अब मैंने हिम्मत की है बेल्ट पहनने की, पहले मैं बेल्ट भी नहीं पहनती सो रीगल। लेकिन मैं ढीले कपड़े पहने हुए हैं आज। Very So, nice. मैं तो बेल्ट आपने नहीं सही पहनती। कहा था, शी लुक्स लाइक क्लियोपैट्रा। Yeah, she looks like Cleopatra. आज मैंने से अच्छे कपड़े निकाले कि मंतहा आ रही है, वो कहेगी कि यार ये तो कुछ अच्छा तो पहनो। अब मुझे थोड़ा अंडर ड्रेस फील हो रहा है। she's looking gorgeous. No, it's Thank you. like, you know, when you work hard on something, at least like for me, it's how, you know, at the end of एक्शन रिएक्शन होता है ना फिर। हाँ बिल्कुल, फिर मुझे your डर- work, और मोटिवेशन होता कुछ है। और खाना होता है तो ये मुझे डांटती है, डर लगता है, इसको बताती नहीं हूँ ये खा लूँ, ये फिर कहती नहीं ये नहीं खाओ, वो कर लो वो कर लो। नहीं, और ये मुझसे पूछती भी है दैट्स कि मैं आज बाहर जा रही हूँ, आज मैं क्या खाऊं, हाँ। you know, so that she is dedicated like this, mashallah. Excellent commitment. थैंक यू। जीत आपकी तरफ आ रहे हैं हम एक दफ़ा फिर। आपने बोला कि 11 से 7 तक आप जॉब करती हैं और आपके पास जिम का टाइम नहीं होता, तो हम आपको सब थोड़ा सा हेल्प करें, थोड़ा बताने में कि टाइम मैनेज कैसे करें, और अभी आपके बच्चे नहीं हैं जी। सो 11 से 7 उसके अलावा फिर क्या करती हैं आप? खाना भी बनाना होता है, सफाई भी करनी होती है घर की, सफाई भी खुद करके जाती है सुबह? क्योंकि किस टाइम पे मेड आए। हाँ, तो सफाई जो बहुत सारी खवातीन ये सोचती हैं हम घर का पोछा और झाड़ू करें, वो एक्सरसाइज नहीं है। Of course it is. वो भी एक्सरसाइज। तो आप मुझे एक बात बताएं, जब आप सफाई कर रही होती हैं तो आपकी डस्टिंग करती हैं? जी सब डस्टिंग नीचे ऊपर, जी, सब। क्लीनिंग कर पोछा लगाती हो? जी। पोछा लगाती, बैठ के लगाती हैं या हैंड मॉप से लगाती हैं? बैठ के बैठ के लगाती हैं, कितनी ठीक है। अच्छी आपकी exercise नीज है। हाँ, squats हो रहे हैं। स्ट्रेन नहीं कुछ पड़ता? नहीं पेन होता, कुछ भी पेन नहीं होता, क्योंकि ये हमेशा से घर का काम करती है ना, वही वाली बात, जैसे ये जिम भी एक्सरसाइज कर लेती हूँ। अच्छा, और आप कब से ओवरवेट हैं? 3 to 4 years हो गए। 3 to 4 years। और ये ट्रिगर कैसे हुआ? ज्यादा वेट कैसे बढ़ा? ये जंक फूड खाने की वजह से। जंक फूड के आपने सही जो है वो खाना नहीं कितनी। अच्छा, तो देर से खाती हैं रात को खाना ना आप? जी लेट हो जाता है खाना खाने में, क्योंकि लाइट चली जाती है ना, अच्छा, अंधेरे में खाना नहीं खाया जाता। और क्या होता है अमूमन आपका डिनर? कभी भी कुछ भी बना लेती हूँ जो नॉर्मल होता है। आप कभी घर कभी का बाहर खाती से भी हैं? खाती हूँ, बाहर का खाते हैं? गैस और चली जाती है लंच? तो फिर लंच तो घर का ही करती हूँ, लंच घर का खाती क्योंकि वो जो रात में बनाया होता है ना, हाँ। वही मैं पैक करके ले जाती हूँ और वहाँ से एक हैं? और चपाती रात में मंगवा क्या लेती हूँ। ज़्यादातर बनाती हैं? ड्राई आइटम ही बनाती हूँ, लाइक कीमा बना लिया चिकन का या फिर बीफ का। उसको खाती किस चीज़ से? चावल से? चपाती
चपाती चपाती भी घर की होती है जी, और वो खुद रेड वाले आटे की। और आप वो खुद जी। ठीक है। तो ये जंक जो खाती हैं उन्होंने उस चीज़ ने इनको शायद वो जंक आपका बाहर का होगा ना, मतलब बर्गर मंगा लिया, बर्गर चिप्स और पिज्ज़ा मंगा लिया, ब्रोस्ट, रोल्स स्टेक्स और पिज्ज़ा और बर्गर वगैरह इतना शौक ये 3 to 4 years से accumulated है जी। ठीक है ओके। कोई स्ट्रेस? ऑल टाइम मेरे माइंड में कोई ना कोई एक टेंशन होती है, क्योंकि कोई भी चीज़ अगर कंप्लीट नहीं होती ना, जब तक मेरे माइंड में रहता है कि इसको करना है कंप्लीट, जब तक वो कंप्लीट नहीं होगी मेरे माइंड में यही रहेगा कि करना है और उसकी वजह से मुझे बीपी हाई और लो रहता है। अच्छा तो डॉक्टर ने बोला था कि 1 वीक तक आप सुबह में चेक करवाएं और 1 वीक जो है आप रात में चेक करवाएं। अपना हाई ब्लड और प्रेशर लो दोनों रहता है जी। हाई कितना जाता है आपका? वो उसके ऊपर लिखा हुआ होता है, मुझे पता नहीं है, डॉक्टर चेक करके उस पर बना के देती है। अच्छा। तो उन्होंने जब मैं डॉक्टर के पास जाती हूँ चेक करवाने के लिए वीकली, तो वो कहती हैं कि आपको क्या टेंशन है, आपका हर वक्त बड़ा हुआ ही क्यों आता है। लेकिन जब मैंने जिम ज्वाइन किया था ना रमज़ानों से पहले, तो बहुत फ़र्क पड़ा था। आपको ये छोड़ पता दिया भी है, तो जब आपको ये पता भी है कि फ़र्क पड़ा था अच्छे वे में। लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ, अगर मैं 7 से 8 अगर जिम जाऊँ और फिर मैं घर आऊँ और फिर बनाऊँ, तो फिर मेरी कंडीशन नहीं रहती ना ना ना, ये गलत है, ये यकीन माने ये गलत है कि अगर सुबह जिम जाएं तो आपको तो सारा हिम्मत रह जाएगी। आप तो एकदम हिम्मत वाले हो जाते हैं अगर आप सुबह जिम करते हैं। सुबह में नहीं, रात में जाती थी मैं जिम, रात में सोना होता है। मैं तो सुबह जाती हूँ। नहीं वो आपको सूट नहीं करेगा बिकॉज वो सूट नहीं कर रहा था नहीं मुझे। वो आपकी क्योंकि नींद भाग आपके जाएगी। एड्रेनलिन लेवल्स इतने बढ़ जाते हैं कि आपकी रात की नींद जो है वो कम्प्लीटली ऑफ। जितना आप जल्दी नहीं सोएंगी उतना आप खाएंगी बिकॉज ये आपकी बॉडी आपको बोलेगी ये उठा लो ये उठा। व्हेन यू आर गेटिंग बोर्ड, और हमारे कल्चर में यही है, हर जगह रेस्टोरेंट से हर जगह जो है खाना चले बाहर, डिलीवरिंग कुछ नहीं करना तो कुछ खा ही लेते हैं। ये वाले लोगों की मिथ बनी हुई है कि अगर हमने सुबह जिम कर लिया ना तो उसके बाद तो हम कुछ करने के काबिल ही नहीं रहेंगे। ये लोगों का दिमाग चेंज करना पड़ेगा कि आप जाग जाते हैं, आपकी बॉडी का एक एक पार्ट जाग जाता है जिम करने से, या वॉक या रनिंग या एक्सरसाइज कुछ भी ऐसे करने से। लोग तो कहते हैं निदा कि रमज़ान में भी एक्सरसाइज नहीं करते, क्यों पता नहीं क्यों, ये पता नहीं कितने लोग जो है रमज़ान में एक्सरसाइज करने से घबराते हैं। और ऑल्दो रमज़ान इज़ द बेस्ट मंथ टू वर्क आउट। और आप खुद देखिए रमज़ान में जिन लोगों के वेट लॉस हुए हैं वो फैट लॉसेस हुए हैं, जिन्होंने अच्छी तरीके से किए विद डाइट एंड एक्सरसाइज, और अभी उनको पोस्ट रमज़ान दे हैव टू मेंटेन इट। तो वो रीसेट करना है हमें उनको। और इनका प्रॉब्लम ये है कि इनका एक माइंड ब्लॉक हुआ है कहीं, जो मुझे अभी इस वक्त जो नज़र आ रहा है, जो आई नीड बनता है। देखो जैसे अरीबा ने बताया कि इनको काउंसिल किया, हाँ कभी कभार कुछ लोगों को काउंसलिंग की ज़रूरत होती है, उनको ये समझाना पड़ता है, क्योंकि जब तक अंदर से आवाज़ नहीं आएगी ना ये करना है, आप नहीं कर सकते। जब वो अंदर से एक किक मिलती है कि नहीं यार अब करना है, जैसे अरीबा को हुआ, ये गलत राहों पे जा रही थी, जाते जाते समझते समझते फिर इससे पकड़ी और अब आप उसकी रिजल्ट देखें। मैं आपको एक चीज़ बताऊं, क्योंकि मेरी एक्सपर्टीज़ है इस चीज़ में। मैं जिस तरह आपको देख रही हूँ, अरबी में आप माइंड तो नहीं करेंगे? नहीं आप बोलिए, कोई इशू नहीं है। अभी मैं देख रही हूँ आपके थोड़े से फेशियल हेयर भी हैं, तो अब मुझे रियलाइज़ हो रहा है कि हार्मोनल इश्यूज स्टार्ट हो गए हैं वेट की वजह से। कभी आप बच्चों में भी प्रॉब्लम हो सकती है आगे चल के। कॉन्सेप्शन में मतलब बच्चे की पैदा करने में कुछ इश्यूज हुए, डॉक्टर को उस हवाले से भी दिखाया, इसी वजह से दिखाया था। ठीक है। क्योंकि जिस तरह आपकी अपर बॉडी पे बहुत ज़्यादा फैट है ना, और आपके लिए आप सुबह उठती हैं आपका हलक भी सूखा हुआ होता है, तो वो इस वजह से कि आप अभी स्लीप एपनिया में जा रही हैं, नींद में सांस का रुकना। ये मुझे भी था जब मैं ओवरवेट थी। मैं जो देख रही हूँ अभी, आप हम एक चीज़ कहते हैं कुशिंग सिंड्रोम, जिसके अंदर आपके एंड्रोजन लेवल्स बहुत बढ़ जाते हैं और ईस्ट्रोजन बहुत कम हो जाता है। उसी वजह से बाल भी आ रहे हैं आपके, और डबल चिन भी होती है। हाँ वो तो होगी जब फेस पे फैट आएगा। और ये वेसरल फैट बहुत, आपके जितने भी ऑर्गन्स हैं आपके आज़ा के इर्द गिर्द बहुत चर्बी आ गई है ना। तो इफ़ यू अग्री, अगर अभी आप कुछ भी नहीं कर सकती, वैसे तो आई वुड रिकमेंड प्लीज़ आप मंतहा से ज़रूर कंसल्ट करें। लेकिन वी नीड हर ब्लड वर्क। यस एग्जैक्टली, आपको डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा सबसे पहले। तो हाँ
बिकॉज आपकी एज, सॉरी आप अरे आमिर नहीं पूछ ब्रेक बाद में पूछ यही लेंगे। तो है जो नहीं बताई जाती ठीक है, खैर okay, अभी है, it's okay, it's okay. it's okay. अब मुझे बस इतना बता दें कि आप अपने 20s, लेट 20s में हैं। 26 एज है मेरी। हाँ, अल्लाह अच्छा, बता 26 अच्छा। अभी तो बहुत कम है। लेकिन आप बहुत आपकी कम एज है। दिस इज द टाइम। ये अभी तो आपकी एज इतनी कम है, आप अपने आप को कंट्रोल पकड़ कर सकती सकती हैं। हैं। सही सिमत में जाओ। और इंशाल्लाह आपकी आई एम श्योर कि बिकॉज ओबेसिटी की वजह से नेचुरली फर्टिलिटी आप प्रॉब्लम्स अपने आप को हमारे हवाले करो और फिर हम आपके imbalances। साथ प्रोग्राम करेंगे कुछ अरसे बाद के ये देखिए। हाँ, तो Before आपने and मंतहा after, को yes। दिखाना है, वो आपको ठीक है। आपको उनके पैनल पे डॉक्टर्स हैं, वो कुछ आपको ब्लड टेस्ट देंगे, वो करवाने ज़रूरी हैं। अच्छा ये भी है निदा, बहुत दफ़ा लोग कहते हैं कि हमारे इतने टेस्ट हो गए, आया तो कुछ भी नहीं। आपको खुश होना चाहिए कुछ नहीं आया, लेकिन टेस्ट होना बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी है, दैट्स अ पार्ट ऑफ द हाँ, मैं खास इतनी हेल्दी टेस्ट हूँ। हैं जो स्पेसिफिक होते हैं इस मकसद के लिए। इनके लिए तो बिकॉज कुछ हार्मोनल टेस्ट कराने पड़ेंगे और अगेन ब्लड क्योंकि विटामिन डी वगैरह की कमी की वजह से भी तो ये प्रॉब्लम होती है ना। हाँ, लिपिड वो यूरिक एसिड भी मुझे कराना है, पड़ेगा। मुझे किडनी फंक्शन, लिवर फंक्शन सब कराने पड़ेंगे। लाइक यू नो एक ही दफ़ा में इनका सब कुछ हो जाएगा Pelvis ना, swelling भी है। that is going to really help इनको her। थोड़ा सा पिटिंग एडीमा भी है, तो Pelvis दैट मींस किडनी फंक्शन थोड़ा Kidney में, कॉम्प्रोमाइज्ड है। मुझे I could see that's why Yeah. that kidney functions But if and you, liver functions we need to Definitely, get all those 100%. things done and then decide which route to take her। Yeah, ठीक है। और एक और बात, ये मुझे बहुत दफ़ा जब ऑलरेडी आपके बॉडी में फ़ैट होता है, आप समझते हो कि यार मैं तो कुछ खाती ही नहीं हूँ। जैसे बहुत दफ़ा ये होता है कि मैं तो सिर्फ दिन में एक मील पर फिर भी मुझे ज़्यादा लगता है। इट्स बिकॉज आपके जो है दिस इज़ समवेयर, इट्स लाइक आपका या तो मेटाबॉलिज्म इतना गिर गया है, थायराइड आप हाइपो में चली गई हैं, या पीसीओएस का कोई प्रॉब्लम हो गया, या हार्मोनल इम्बैलेंस है। इसीलिए जो भी आप खा रही हैं बिकॉज ऑफ लैक ऑफ एक्टिविटी भी आपके ऊपर बहुत ज़्यादा लगता है। और स्ट्रेस का मैंने इसलिए पूछा क्योंकि मुझे लगता है कि आपकी स्लीप सही नहीं है। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, क्योंकि ये फिर हमारा इसका लास्ट सेगमेंट होगा। बहुत सारे लोगों का ये मिथ है, मैं आप सबसे पूछूंगी क्योंकि आप सब भी एक्सरसाइज करते हैं। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि हमने एक्सरसाइज की ना और अगर छोड़ी ना तो फिर हम दोबारा मोटे हो जाएंगे। क्या ऐसा है? क्या ऐसा आपके साथ ज़िंदगी में ऐसा कभी हुआ है? तो आप कभी कर पाते हैं एक्सरसाइज और कभी किसी वजह से नहीं कर पाते। आपके साथ हुआ है? नहीं, तो मैं तो एक्सरसाइज अगर मैं जिम ना जा सकी कि मतलब जिम की मेंबरशिप नहीं ले सकती थी, हाँ जो जब शहर शिफ्ट होते हैं हाँ, कुछ भी ऐसा होता है, तो मैंने योगा करती रही ना फिर अच्छा। उसके बाद। हाँ, और ये कि कभी ब्रेक नहीं आया आपकी किसी भी वर्कआउट वगैरह? नहीं, मेरे ब्रेक नहीं आया। हाँ। अरीबा आप बता। मैं भी यही करती हूँ कि मैं अब अगर 2 दिन के लिए भी आई हुई, जैसे आजकल आई हुई थी, तो फिर मैं तब भी मैंने जिम ढूंढ लिया अपने लिए। अच्छा, तो मतलब तुम ब्रेक नहीं देती? हाँ, लेकिन अगर कभी कभार हो जाए, फॉर एग्जांपल इफ़ आई एम ऑन वेकेशन और इस तरह की चीज़, तो मैंने नोटिस किया कि मेरा बढ़ता नहीं, क्योंकि मैं खुराक अपनी रखती हूँ कंट्रोल। लेकिन हाँ, ये है कि प्रोलॉन्ग पीरियड जिसमें आप नहीं कर रहे ना वर्कआउट, आपका मसल मास तो गिरेगा। अच्छा मंता, ये होता है मेरे साथ, क्योंकि देखो कभी कभार जिम करने में कोई ऐसी चीज़ हो जाती है, जैसे मुझे अक्सर हुआ है, घुटने में दर्द हो गया या कि मैं मोड़ ही नहीं पा रही घुटने, कभी कभार ऐसा हुआ है। तो क्या ब्रेक लेने से, क्या ये है सही बात कि आप अगर जिम कर रहे हो और ब्रेक लोगे तो आप गेन कर सकते हो? आप किस टाइप का जिम कर रहे हैं, ये दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, आप अमूमन मैंने देखा है कि जो लोग मशीन वर्कआउट्स बहुत ज़्यादा करते हैं उनका बहुत जल्दी रीगेन हो जाता है। और जो लोग मशीन वर्कआउट मतलब कि जिम जिसमें पूरी मशीनें पकड़ के हाँ, जो मशीनों से वर्कआउट कर रहे होते हैं उनका बहुत ज़्यादा गेन हो जाता है, मतलब कि बहुत जल्दी वो उस तरफ जाते हैं, उनका मसल मास गिरता है। पर जो लोग अपने बॉडी वेट से वर्कआउट कर रहे होते हैं ना, जैसे फ्री
वर्कआउट्स, फ्री हैंड वर्कआउट्स, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग, उनका आस्ता आस्ता, क्योंकि उनका फैट लॉस ज़्यादा हुआ होता है। और आप किस तरीके से किया है, आपने नेचुरल वे में वर्कआउट किया है तो आपका जो है नेचुरल वे में वेट लॉस किया है तो आपका हल्का हल्का बहुत जल्दी नहीं होगा। और डाइट इज़ 80%। अपने डाइट को आपको कंट्रोल किया है तो एंड कीप वॉकिंग, टेकिंग दोस नॉर्मल स्टेप्स और एक्टिविटी अपनी उतनी ही रखें। अच्छा, अब जो रमज़ान में लोग जिन्होंने वेट गेन किया है, हाँ, सो उनके लिए आप क्या कहोगे, वो आहिस्ता आहिस्ता कैसे रिड्यूस करें, कैसे रिडक्शन की तरफ? देखिए, अपने सबसे पहले वॉकिंग करें। अच्छा, वॉक से शुरू करें। वॉक से शुरू करें और अपने डिसिप्लिन को जो है वापस लाएं। हाँ, ठीक है। ज़ाहिर है रमज़ान में हमारी टाइमिंग्स भी थोड़ी सी जो है वो इजी थी, हमने हर चीज़ को इजी दिया, हमारे पास ज़्यादा टाइम था। ठीक है। अभी हमारे पास हमारी रेगुलर रूटीन्स के बाद हमारे जो है वो टाइमिंग्स चेंज हो गई हैं। ऑब्वियसली हमारे पास प्रेशर ज़्यादा है, काम का भी है, चीज़ें करने का भी है। तो आप देखें कि व्हाट वर्कड फॉर यू इन रमज़ान, क्या आपके लिए अच्छा था और क्या आपके लिए अच्छा नहीं था। जैसे बहुत सारे लोगों ने रमज़ान में वेट लॉस भी किया है, जैसे इन्होंने किया है, अब हमारे सामने है। इन्होंने अब इसको मेंटेन करने के लिए इनको देखना है कि देखिए इनको मेंटली या तो उनका एक सोल फिक्स था कि उन्होंने नमाजें पढ़ी, उन्होंने अपने जो है वो माइंड को भी सिर्फ खाया नहीं, मेंटेन लाइक योगा रूटीन एंड एवरीथिंग। उस चीज़ को अगर पूरे रमज़ान की तरह 1-2 घंटे के लिए नहीं मेंटेन कर सकते, आप उसको जो है वो आधे घंटे के लिए करें। अच्छा। और मगरिब के बाद एक सूरा पढ़ लें या एक एनीथिंग दैट कीप्स यू काम। वही डिसिप्लिन जो आपका रमज़ान में था, उसी डिसिप्लिन को अभी आप रीसेट करें। और दूसरी बात जो है मैंने ये देखी कि अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना, जैसे इफ्तारी के वक्त उस वक्त सब साथ होते हैं, अमूमन हम फैमिलीज़ के साथ इफ्तारी कर रहे होते हैं। इफ़ दैट वर्क फॉर यू, उसको आप कंटिन्यू करें, बिकॉज वो आपके माइंड को रिजुविनेट करता है। लेकिन उसी में तो हम सब खा लेते थे ना। हाँ, लाल शरबत भी पी लिया, तो पकौड़े भी, तो वो तो आप क्या सामने रख रहे हो ना। हाँ। आप वो सामने ही नहीं रखो चीज़ें, आप सामने सही चीज़ें रखोगे तो आप सही खाओगे। हाँ, ये तो है। You see, it starts in the kitchen. हाँ, किचन से ही शुरू होता है। थैंक यू सो मच आप सब लोगों का अपनी अपनी लाइफ के एक्सपीरियंसेस, ये सारी चीज़ें हमसे शेयर करने का। और कुछ कह रही हैं आप? नहीं, मैं कह रही हूँ थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग अस कि हम अपना शेयर कर सकें आपके साथ। And Nida, thank you so much for everything, for your commitment and looking so beautiful as you are. Thank you. जी, तो बस आप अभी बनता से मिल रही हैं। एक छोटा सा ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। सो इस वक्त मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगी जो कि रियलिटी से करीब है, बल्कि रियल कहानी है। यह है फातिमा की कहानी। फातिमा एक ऐसी लड़की है आपकी ही तरह जिसके दिल में बहुत सारे ख्वाब, बहुत सारी उम्मीदें थी, मगर बुरा वक्त आते देर नहीं लगती। उसकी ज़िंदगी में भी एक बुरा वक्त आया और उसकी शौहर की अचानक वफ़ात के बाद 3 बच्चों की ज़िम्मेदारी उसके सर पर आ गई। एक बेटी डॉक्टर बनना चाहती थी, उसके भी ख्वाब थे, बेटा इंजीनियर बनना चाहता था और छोटा बेटा अक्सर बीमार रहता था। फातिमा के पास कुछ और नहीं रहा मियाँ की वफ़ात के पास, सिवाय उन सोने की चूड़ियों के जो उसके माँ बाप की तरफ से और ससुराल वालों की तरफ से उसको मिली थी। और वो एक ही निशानी, इमोशनल अटैचमेंट कह लें, और ज़िंदगी का आखिरी सहारा भी था। फिर एक दिन वो ARYB ग्लोबल के बारे में सुनती है। उसे पता चलता है कि वो जो इमोशनल अटैचमेंट उसकी सोने की चूड़ियों से उसको है, वो उन्हें बेचे बगैर अपनी बच्चों के और अपने ख्वाब पूरे कर सकती है। और वो कैसे? वो ऐसे कि अगर वो अपनी सोने की चूड़ियाँ बाहिफाजत ARYB ग्लोबल में रखवाएगी तो उसे 70% मालियत की मदद मिल सकेगी, माली मदद। उसी लम्हे फातिमा के लिए 3 दरवाजे खुलते हैं।
छोटे बेटे का इलाज सेहतमंद पाकिस्तान के ज़रिए मुमकिन हो जाता है, बेटी की फीस अदा हो जाती है क्योंकि एजुकेशन नेवर स्टॉप्स, और बेटे के छोटे बिजनेस के लिए सरमाया भी मिल जाता है क्योंकि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी सिर्फ ख्वाब ही नहीं, अब हकीकत की राह इख्तियार कर चुका है और उसका सोना अब ARYB ग्लोबल के पास भी महफूज है, चमकता हुआ, उसकी इज्जत और उम्मीद की अलामत। तो ARYB ग्लोबल का वादा है, हम आपके ख्वाबों को बोझ नहीं बनने देते। आपका सोना, आपकी ताकत, सेहत, तालीम और रोज़गार का रास्ता। सोते सोने को जगाओ, अपने ख्वाब सजाओ। आज का हमारा जो सेगमेंट है, इस सेगमेंट में हम इनिशिएटिव, हम सेहत पे बात करने वाले हैं, जिसका मिशन है पाकिस्तान को सेहतमंद बनाओ। ये है सेहतमंद पाकिस्तान, एक इनिशिएटिव बाय ARYB ग्लोबल। इनका विजन है बिल्ड पाकिस्तान, आओ मिलकर बनाएं पाकिस्तान। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर रफ़ीक हनानी साहब, जो कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सेहतमंद पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। कैसे हैं आप डॉक्टर साहब? मैं बहुत खैरियत से हूँ, बिल्कुल। और डॉक्टर साहब, मैंने अल्हम्दुलिल्लाह आपने जो किस्सा सुनाया जी। वो बहुत ही जो है ना, मतलब टचिंग भी है बिल्कुल। और लोगों के लिए जो है वो राह हमवार कर देगा कि लोग इस मामले ताकि पे लोगों को समझ आए समझ कि ये में, बेसिकली ARYB ग्लोबल कर क्या रहा है। जी, जी। अगर हम सेहतमंद पाकिस्तान से शुरू करते हैं तो बेसिकली ये प्रोग्राम क्या है? सेहतमंद पाकिस्तान का जो प्रोग्राम है वो एक तरह से पूरा जो है ना गेम चेंजर है। अभी तक जो लोग हैं ना, सेहत के मामले को इस तरह से डील करते हैं जिस तरह से कहीं परचून की दुकान पर जाकर शॉपिंग करते हैं, ग्रोसरी की परचेज करते हैं, कभी आज इधर चले गए, कल उधर चले गए। ऐसा नहीं है। सेहत जो है ना, पूरी ज़िंदगी जो है ना, अगर आपने सेहतमंद रहना है तो अब जो है वो साइंस इतनी तरक्की कर चुकी है कि हम जो है वो प्रेडिक्ट कर देते हैं 80 से 90% बीमारियां जो है वो प्रिवेंटेबल हैं। जैसे फॉर एग्जांपल खुदा ना खास्ता जी। कैंसर के अगर पहले स्टेज में पता चल जाता है तो उसको कैंसर जैसी बीमारी को भी से भी लड़ा जा सकता है। बिल्कुल। हार्ट अटैक है, स्ट्रोक है, गुर्दे का फेल होना है, लिवर का फेल होना है, ये सब प्रिवेंटेबल डिजीज़ हैं। बिल्कुल। और इसके ऊपर अगर कोई शख्स, दुनिया के इदारे कहते हैं कि अगर आप $1 इन्वेस्ट करते हैं अपनी सेहत के ऊपर तो बीमारी के ज़रिए होने वाले $100 जो है ना उसको आप बचा लेते हैं। बिल्कुल। तो इस तरह से सेहतमंद प्रोग्राम जो है ना, उसकी बुनियाद भी यही है कि आप ज़िंदगी के जिस भी स्टेज पर हैं आप इस प्रोग्राम में शामिल हो जाएं। तो इस प्रोग्राम के ज़रिए आपको नॉट ओनली के जो है ना सेहत का पासपोर्ट भी मिल जाएगा, सेहत का वीज़ा भी मिलेगा, और एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिकॉर्ड आपकी लाइफ के साथ चल रहा होगा जिसमें बच्चों के लिए भी, फैमिली के लिए भी और एल्डर्स के लिए भी जो है ना वो कवरेज शामिल होगी। मतलब आपके वक्तन फवक्तन टेस्ट, सारी चीज़ें, बीमारी से पहले ही आपको पता चल जाएगा कि आपने फाइट कैसे करना है। हस्बे ज़रूरत। बिल्कुल। आप उसको प्रिवेंट कैसे कर लेंगे कि आपको इंशाल्लाह बीमारी होगी ही नहीं। और आपका एक रिकॉर्ड मेंटेन होता रहेगा ना। अक्सर तो हम अपने टेस्ट कराते हैं, करते फाइलें इधर उधर रख देते हैं और हम भूल भी जाते हैं और कि बार क्या बार कब टेस्ट भी कराया। करवाना पड़ता है। जी। इसमें आपकी इलेक्ट्रॉनिक फाइल हर वक्त आपके लिए अवेलेबल रहेगी, आपके मोबाइल फ़ोन पर भी होगी, क्लाउड पे भी होगी और आपकी हेल्थ केयर प्रोवाइडर के पास भी होगी। अच्छा, अब एक आम आदमी जो हमें देख रहा है वो इसमें शामिल कैसे हो सकता है? देखें, इसमें शामिल होने के लिए बहुत ही आसान तरीक़ाकार हमने वज़ा कर दिया है। और नॉट ओनली कि इसमें आप जो शामिल हो जाएंगे तो आपको हेल्थ का रिकॉर्ड मिलता रहेगा, लेकिन जैसे कि आपने कहा कि इकोनॉमिक एम्पावरमेंट भी आपके लिए होगी और आप जो है ना गोल्ड सेव भी कर रहे होंगे इस प्रोग्राम के तहत। ये ARY का बहुत बड़ा इनिशिएटिव है ताकि लोगों को राग़िब किया जा सके कि वो अपनी सेहत का ख्याल रखें। और उसमें अप टू 80% गोल्ड जो है ना, जो आप खर्च कर रहे होते हैं वो सेव हो रहा होता है। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब जैसे आप हर जगह जाते हैं, क्लिनिक्स, दवाइयों, ये वो, अगर आप ARYB ग्लोबल के ज़रिए जाते हैं तो वो जो खर्चा आप कर रहे होते हैं वो सारा आपका गोल्ड की सूरत में सेव हो रहा होता है। जी जी बिल्कुल। जी हाँ, यही है। अच्छा,
अगर मैं आपसे पूछूं, मैं एक एक करके पूछूंगी। जी जी बिल्कुल। जैसे नए शादीशुदा जोड़ा है, जी हाँ बिल्कुल, उनके लिए ये प्रोग्राम कैसे फायदेमंद है? देखिए नए शादीमंद जोड़े के लिए तो ये बहुत ही फ़ायदेमंद है, इसलिए कि शादी के बाद जो आने वाले मसाइल होते हैं, बाज़ दफ़ा फर्टिलिटी का प्रॉब्लम होता है, बाज़ दफ़ा फैमिली प्लानिंग का प्रॉब्लम होता है। इसके अलावा जब औलाद होती है तो उसके लिए पेरेंट्स को जो है ना पेरेंटिंग की ट्रेनिंग है। ये सारी चीज़ें बड़ी अहम हैं ताकि जो नई आने वाली ज़िंदगी है उसको भी हिफाजत के ज़रिए जो है ना वो आगे बढ़ाया जाए। और इसके लिए जो है ना ARY का एक अहम प्रोग्राम है, उसके तहत जो है ना गोल्ड बेबीज़ जो है ना ये कहलाएंगी। अच्छा, गोल्ड बेबीज़? जी जी बिल्कुल, उनको सारी ज़िंदगी के लिए जो है ना एक किस्म का तरबियत मिल जाएगी कि किस तरह से पेरेंट्स को बच्चों को लेके चलना है, कौन कौन सी वैक्सीनेशन लगनी है, किस वक्त लगनी है, बच्चों का चेकअप किस तरह होना है। अक्सर औक़ात बच्चों का जो है ना हियरिंग लॉस हो रहा होता है, विजन में प्रॉब्लम होता है, जो कि अर्ली स्टेज पर डिटेक्ट नहीं किया जाता, और वो अगर डिटेक्ट हो जाता है तो उसका बहुत आराम से इलाज भी हो जाता है और वो बच्चा बिल्कुल नॉर्मली ग्रो करने लगता है। ऑटिज़म जो है वो उससे बचाया जा सकता है, बहुत सारी चीज़ों से जो है ना हिफाजत की जा सकती है बच्चों की, तो वो इस प्रोग्राम का हिस्सा हैं। अच्छा, जैसे अगर मतलब अगर जो आपकी बात सुनी है मैंने, तो जब प्रेग्नेंट है औरत तभी अपने आप को रजिस्टर करा सकती जी जी है बिल्कुल, इस प्रोग्राम। प्रेगनेंसी में रजिस्ट्रेशन हो जाती है तो उसका अच्छी तरह से फॉलोअप भी होता है। और उसके बाद जो है ना अगर आने वाले कोई प्रॉब्लम्स भी होते हैं ना तो हम उसको प्रीएम्प्ट करके उसको प्रिवेंट कर लेते हैं। अच्छा, जैसे प्रेगनेंसी के रेगुलर चेकअप्स होते हैं, जी जी, और डिलीवरी सर्विसेज भी इसके अंदर इंक्लूडेड हैं? जी जी कवर बिल्कुल, होती हैं वो? बिल्कुल डिलीवरी सर्विसेज भी इसमें इंक्लूडेड हैं। अच्छा, और जो है ना उसके मुख्तलिफ तरह के पैकेजेस भी हैं और मुख्तलिफ इदारों के ज़रिए, मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स के ज़रिए जो है ना इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है। अच्छा, जैसे अचानक कोई इमरजेंसी हो जाए, डेंगू हो जाए, बुखार हो जाए, मलेरिया, कोई भी ऐसी चीज़, तो ये प्रोग्राम फिर इन चीज़ों पर कैसे काम करता है? ये इन चीज़ों पर बिल्कुल काम करता है। इसमें दो किस्म की सर्विसेज हैं। एक तो ये कि हमारे अपने रजिस्टर्ड क्लिनिक्स हैं जिसमें लोगों को जाके इलाज करवाया जा सकता है। दूसरा टेलीफोन के ज़रिए, टेलीमेडिसिन के ज़रिए हमारे एक्सपर्ट जो है ना वो 80% मसाइल जो है ना वो तो आपको टेलीफोनिक उसके ज़रिए, एडवाइस के ज़रिए और टेलीमेडिसिन के ज़रिए जो है ना डील किए जा सकते हैं। अच्छा, जो कि हम प्रोवाइड कर रहे हैं। सही। उसके अलावा इमरजेंसी ट्रांसपोर्ट के तौर पर एम्बुलेंसेस की ज़रूरत है, तो उसको भी हम फैसिलिटेट कर रहे होते हैं। सही है, ठीक है। अच्छा, छोटे बच्चों को भी कवर कर रहा है ये प्रोग्राम? मतलब जी जी बिल्कुल, हम तो प्रेफर करते हैं कि बच्चों को पैदाइश से पहले ही जो है ना इस प्रोग्राम में शामिल कर लिया जाए। और इसी तरह से स्कूल गोइंग बच्चे जो है ना, बहुत सारे स्कूल्स जो है ना वो हमारे इस प्रोग्राम के अम्ब्रेला में शामिल हो रहे हैं। अच्छा, लोगों का माइंडसेट मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू को लेकर कैसे इस प्रोग्राम के जरिए थोड़ा चेंज किया जा सकता है? क्योंकि हमारे यहाँ तो खुद ही दवाई खा लेते हैं ना, हाँ सर में दर्द हो रहा है, ये नहीं देख रहे कि ये दर्द जो है ये एक नेमत होता है, ये एक तरह से निशानदेही करता है कि अब आपको भाई जाना है, डॉक्टर को दिखाएं, ये दर्द हो रहा है, इसका मतलब कोई गड़बड़ है आपकी बॉडी में। हम तो दवाइयाँ खा खा के दर्द को सप्रेस कर देते हैं। बिल्कुल, इसीलिए हमने कहा ना कि हम टेलीफोन के जरिए भी वो सर्विसेज दे रहे हैं कि अक्सर औकात ये है कि दर्द जो है वाकई मामूली नौयत का होता है और एक आम दवा से ठीक भी हो जाता है और हो सकता है, लेकिन हम चाहते हैं कि डॉक्टर से पूछ के जो है ना वो दवा लें तो बेहतर है, सेल्फ मेडिकेशन ना करें। जी जी बिल्कुल। अच्छा, आपने ये भी कहा था जब आप पहले आए थे कि ये प्रोग्राम जो है बेसिकली इज्जत और इंसानियत के लिए भी है, तो इसके इस अम्ब्रेला के अंडर क्या, अगर मैं वजाहत करूं इसकी, तो क्या होगा? देखें, इसमें जो है ना एक तो ये है कि जो लोग अफोर्डिंग हैं वो तो अपनी पेमेंट्स करके और उसमें के अगेंस्ट भी वो गोल्ड सेव कर रहे होते हैं। अच्छा। और दूसरे लोग जो हैं जो नॉन अफोर्डिंग भी है ना, उनके लिए भी हमने इस प्रोग्राम में बहुत सारी गुंजाइश रखी हुई है कि उनके हवाले से हमारे पास स्पॉन्सर्स हैं जो कि अरेंज्ड हैं, जो कि उनके मैनेजमेंट को, उनकी ट्रीटमेंट को और उनकी प्रिवेंशन ऑफ डिजीज़ को जो है ना स्पॉन्सर करते हैं। अच्छा। और वैक्सीनेशन के और गवर्नमेंट के बहुत सारे फ्री प्रोग्राम भी हैं। अच्छा। तो वो भी हमारे साथ शामिल हैं। तो हम मिलजुल कर जो है ना उन लोगों को भी खिदमत प्रोवाइड करते हैं जो फाइनेंशियली जो है ना हर चीज़ अफोर्ड नहीं कर सकते होते। और मेन जो मोटो है इस प्रोग्राम का वो है अफोर्डेबल एंड एक्सेसिबल हेल्थ केयर फॉर एवरीबडी फॉर प्रिवेंशन ऑफ डिजीज़। तो इस मिशन के ऊपर जो है वो ARY का भी कमिटमेंट है। और हमारे साथ काफ़ी ऐसे इदारे शामिल हो रहे हैं जो कि इसको सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं और कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल जी। सेहत हर किसी का हक है, ना कि चंद लोगों की लग्जरी। सेहतमंद
पाकिस्तान एक्चुअली इस लाइन को भी जो मैंने अभी अदा की इसको मुमकिन बना रहा है। सेहतमंद पाकिस्तान इनिशिएटिव बाय ARB ग्लोबल, बिल्ट पाकिस्तान, आओ मिलकर बनाए पाकिस्तान। थैंक यू सो मच। ये था हमारा आज का प्रोग्राम। उम्मीद है आज आपने बहुत कुछ सीखा होगा और अगर सीखा है तो उसे अपनी ज़िंदगी पे इम्प्लीमेंट करें और बनाएं सेहतमंद पाकिस्तान। आज मेरा पूरा शो ही सेहत के ऊपर था। ये बहुत अच्छा किया आपने कि सेहत के ऊपर किया, इसलिए कि ये बहुत बड़ी ज़रूरत है। और आप देखेंगे कि अगले 2-3 साल में पूरा सेहत का सिनेरियो चेंज हो जाएगा। लोग बीमार नहीं होंगे, बीमारियों से पहले ही इंशाल्लाह उनकी बीमारी को रोक दिया जाएगा और एक सेहतमंद माशरा तश्कील पाएगा। बल्कि बहुत सारे ऐसे लोग जो जिनकी वाबस्तगी मेडिकल फील्ड से है वो भी अपने आप को रजिस्टर करा सकते हैं और शामिल हो सकते हैं इस प्रोग्राम में। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, खुदा हाफिज़।